दलाल स्ट्रीट पर रफ्तार में दौड़ते हुए बुल्स 108 सत्रों के बाद निफ्टी फिर पहुंचा 18,000 के ऊपर। फिलहाल 18,084 पर दिन के सर्वोच्च स्तरों पर निफ्टी बैंक भी दिन के हाईएस्ट लेवल्स पे 40,830 के स्तर पर। मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी। निफ्टी मेटल इंडेक्स 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा, करीब 3% चढ़ा वेदांत का शेयर। वहीं एफएमसीजी, फाइनेंस और एनर्जी स्टॉक्स में भी खरीदारी। रुपया भी आज फुल जोश में। डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 40 पैसे मजबूत होकर 79 के पास आया। डॉलर इंडेक्स में दबाव से आई मजबूती। केमिकल शेयरों का बुल रन जारी, 4% से ज्यादा चढ़ा आज फिर दीपक नाइट्राइट का शेयर। वहीं एसआरएफ, टाटा केमिकल्स, यूपीएल जैसे स्टॉक्स भी 2 से 3% उछले। और वेबएक्स कॉम को दूरसंचार विभाग से मिला यूनिफाइड लाइसेंस। फैसले से टाटा कम्युनिकेशन में करीब 2% तक की कमजोरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में आज फिर तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है। बुल्स की वापसी और पूरे जोश में ये बुल रन और मजबूत होता हुआ 18,000 के ऊपर हम निकल पाने में कामयाब रहे हैं। निफ्टी बैंक पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो 260 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। अब नजरें उन लेवल्स पर जो दरअसल हमने 18,600 के देखे थे। निफ्टी क्या उन लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा? इनफैक्ट क्या दिवाली तक वो हाईस पहुंचेंगे? ये सवाल आज काफी ज्यादा चर्चा में है। मार्केट के जानकारों से आप बात करेंगे तो यही सवाल हम हमारे दूसरे जानकारों के सामने भी पेश करेंगे। मिड कैप इंडेक्स भी देखिए 100 पॉइंट ऊपर आज की इस तेजी में। और खास बात यह है कि आज की तेजी ये आप कह सकते हैं चौतरफा तेजी है। इंश्योरेंस कंपनियां, सोने चांदी वाले काउंटर्स, एफएमसीजी स्टॉक्स, आप बैंकिंग देखिए, साथ ही मेटल कंपनियां, अलग अलग पॉकेट्स में हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ है। हालांकि कुछ सेक्टर्स जो थोड़े से नरम पड़े हैं उनमें पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में अच्छी तेजी बनी थी। मिसाल के तौर पर सीमेंट काउंटर्स और ऑटो कंपनियां, वहां पर हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली, लेकिन वहां का पैसा थोड़ा सा दूसरे सेक्टर्स की तरफ जाता हुआ नजर आया। कुल मिलाकर तेजी वाला सत्र और तेजी इनफैक्ट ब्रॉड बेस्ड है क्योंकि छोटे मझौले काउंटर्स में भी बढ़त पर ही कारोबार। इंडिया विक्स देखिए 18 के नीचे कारोबार होता हुआ बहुत ही कंफर्टेबल देखने को मिला है ये एनवायरनमेंट। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो उस पर नजरें होंगी। डिटेल में जानकारों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन वीरू के सामने रख देते हैं वो सबसे बड़ा सवाल। वीरू, 18,000 के पास तो हम आ गए, 18,000 के पार निकले, 18,100 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या 18,600 की तरफ ये रैली एक तरफा हो सकती है? देखिए भ्रष्टा, हम तो वो तांगे वाले घोड़े की तरीके से हैं जिनकी जो वो है ना आंखों पर जो है वो एक डेटा की पट्टी लगी होती है, सिर्फ आगे के 200-250 पॉइंट पे देखते हैं। आपके मुंह में घी शक्कर, भगवान करे दिवाली क्या दशहरे पे हो जाए 18,600, हम तो इसकी मन्नत रखते हैं। लेकिन हाँ, टिप्पणी सिर्फ मैं आगे के 150-200 पॉइंट पे करता हूँ हर्षता, माफ़ी चाहूँगा आपसे इस चीज़ के लिए। लेकिन यस, बुल्स बेहद शानदार तरीके से अगर आप देखें भागते हुए, और मार्केट से डे हाई 18,082 का क्लस्टर। हर्षता, जब भी हम कल भी क्लोजिंग कर रहे थे आपके साथ तो बात यही हुई थी हमारी, लॉन्ग्स को कैरी करिए। इस डेटा में 18,022 है, यानी कल जब हम बात कर रहे थे 18,022 है। आज की हमारी सुबह की रणनीति एग्जैक्टली यही थी कि 18,022 स्पॉट में कटे तो आपको बाय करना है, कल के ट्रेड रखने हैं। आज का डे ट्रेडर कूदे जब 18,000 बाइसेक्ट हो। उसके बाद 6-7 याद रखिएगा, अभी हम 8-1 पे हैं, लेकिन इससे पहले इस सेशन का लगभग 80% टाइम हमने एग्जैक्टली सेकंड रेजिस्टेंस पे स्पेंड किया 18,067 पे हर्षता, वो निकला। तो अब 18,107 की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है इन दिस क्लोजिंग, और उसके बाद जिस डेटा पे नजर रहेगी वो है 144। तो अभी मैं 18,107 की अप्रोच लेके चल रहा हूं। इस वक्त का डेटा क्या कह रहा है? देखिए, ये 12 बजे भी मैंने बात कही थी कि निफ्टी के लिए अच्छी बात यह है कि रिलायंस आज कंट्रीब्यूट करता हुआ, निफ्टी के लिए अच्छी बात यह है कि पिछले 2 सेशन में निफ्टी आईटी आके इसकी स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करने के लिए आकर खड़ा हो गया। तो निफ्टी को पिछले 2 दिनों में 2 पिलर्स और मिले हैं जिन्होंने इस तेजी को स्पॉन्सर किया। हर्ष साहब, आपकी स्क्रीन पर जरा बारीकी से कुछ आंकड़ों को देखिएगा। 18,000 का कॉल राइटर, उसने कितना
उसका कन्विक्शन में कितनी कमी है कि वहाँ पे 18 लाख कॉल शेयर हुई। एंड लुक एट द पुट राइटर एट 18,000, 74 लाख पुट बिकी, दैट्स ह्यूज। 95 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, जो कि मेरे को सजेस्ट करता है कि इफ़ यू आर लॉन्ग, होल्ड योर लॉन्ग्स, और करीब करीब 18,107 की ट्रेजेक्ट्री के लिए इन लॉन्ग्स को आपको होल्ड करना है। सुबह कुछ स्टॉक्स सिंक होने लगे थे, जैसे अगर आप देखें कुछ दिग्गज स्टॉक्स, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ बजाज फाइनेंस, जो कि सिंक हो गया था 7440 की ट्रेजेक्ट्री से 7315 हो गया, लेकिन अब वो भी 7400 को स्ट्राइक करता हुआ। रिलायंस एट डे हाई। तो बहुत सारे पिलर्स हैं जो कि इस स्ट्रेंथ को फाइनेंस कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सो स्टे लॉन्ग 107, और याद रखिएगा अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो प्लीज़ अपना प्रॉफिट बुक करना है या फिर एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस रखिए, बट एक रीजनेबल स्टॉप लॉस अभी भी करीब करीब 17,951 पे होगा। बैंक निफ्टी पे हमारी अप्रोच क्या थी? बैंक निफ्टी पे हमारी अप्रोच ये थी कि वी विल बाय अबव 4720। क्यों? कल 3 कॉल राइटर्स थे, 40,500, 600, 700, उसके जोन के आप ऊपर खुले। इस जोन के ऊपर खुलेंगे तो आपको मिलेगा करीब करीब 40,740, 890 और 970। सो अभी 890, 970 के लिए आपको वेट करना है। स्टे लॉन्ग, बेस 1 के आसपास स्टॉप लॉस रखिएगा। और जरा इस वक्त के डेटा को देखते हैं। निफ्टी बैंक के कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स लिखे आई और आपको क्लियरली विजिबल होगा कि इस 40,500 के क्लस्टर के ऊपर निकलने के बाद पुट राइटर्स का कन्विक्शन थोड़ा बड़ा है। जरा प्लीज आप लेके आइए 40,500 की, 40,400 की, 40,600 की पुट ऑप्शन, और आपकी स्क्रीन पे जब ये पुट ऑप्शंस आएंगे आपको देख के क्लियरली लगेगा 5 लाख, 6 लाख, 2 लाख, करीब करीब 5, 6, 11, 12, 13, 14 लाख पुट बिकी हर्षता यहाँ पे। और एक बड़ा सप्लाई जोन जो कहीं नजर आ रहा है वो है 41,000। यानी आप एक लॉजिकल टारगेट अपने इस जोन का लेके चल सकते हैं करीब करीब 40,970 और 890 की जोन को। हर्षदा जी हाँ, तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट, और इन लेवल्स पर इनफैक्ट बाजार नजरें रखेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी देखने को मिली आज की इस रैली में। ऐसा नहीं हुआ है कि बढ़कर मार्केट फिर ऊपरी स्तरों से फिजल आउट होता हुआ दिखाई दिया। चलिए वेरी क्विकली आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं वो स्टॉक्स जो दरअसल इस तेजी के ट्रेंड में अपनी चाल को और मजबूत कर रहे हैं, जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया है और इन बुल्स में और जान डाली है तेजी की तरफ भागने की। तो वो ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तेजी वाले स्टॉक्स ही आपके पहले सामने रखते हैं। भारतीय एयरटेल करीब 2% की बढ़त पर 784 के लेवल्स आ चुके हैं यहाँ पर। दीपक नाइट्रेट एक और सत्र 4% की तेजी का। कल SRF की भी बात हो रही थी, वो आज फॉलो थ्रू दिखा रहा है। बजाज फिनसर्व ये एक्स बोनस एक्सप्लिट होकर अब 1782 के लेवल्स पर, लेकिन आज देखिए 4% ऊपर। यहाँ पर अब लिक्विडिटी और बढ़ने के आसार बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि काफी एक्सेसिबल हो गया है स्टॉक को अब खरीदना उन एक्शंस के बाद। लेकिन क्या नहीं चला है? तो एस्ट्रल में आज लगातार दूसरा सत्र है मुनाफा वसूली का, और यही मुनाफा वसूली क्रॉम्पटन कंज्यूमर में भी आ गई है। आप IDFC देखिए, PNB देखिए, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हल्की हल्की मुनाफा वसूली के साथ कारोबार देखने को मिला है। लेकिन कुल मिलाकर आज दिग्गजों ने दरअसल लीडरशिप ली है और इस तेजी को और भी आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में हमारे जानकार आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। वेरी क्विकली आपको मिलवा देते हैं आज के हमारे पैनलिस्ट से। तो फंडामेंटल्स पर हम बात करेंगे दलजीत सिंह कोहली से और साथ ही मयूरेश जोशी से। इसके अलावा तकनीकी जानकार मानस जायसवाल, स्वाति होतकर, गावा साहब है, और कुछ देर में हम जोड़ने वाले हैं श्रीकांत चौहान को भी, जो आपको बताएंगे कि आपकी क्या रणनीति हो, किन स्टॉक्स पर फोकस। और जो मैंने पेचीदा सवाल वीरू के सामने रखा, 18,600 कब तक आएगा या कितनी जल्दी आएगा, उस पर भी उसका जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। हर रोज की तरह चार का चौका में सस्ता ऑप्शन हम मानस से आज लेंगे अगले 15 मिनटों में, यानी कि 2:15 के करीब, 2:20 के करीब। फिर आएगा मिड कैप फंडा शेयर दलजीत सिंह कोहली का, चार्ट का चमत्कार स्वाति होतकर के नाम, एफनो का सुपरस्टार प्रकाश काबा देंगे, और डिक्सन टेक्नोलॉजीज आज फोकस में रहेगा, क्योंकि खबरें ये है कि पिक्सल, अब गूगल का पिक्सल भारत में फोन बनाता हुआ दिखाई देगा। तो क्या एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और साथ ही साथ PLI का कितना फायदा कंपनी के हाथ लग रहा है। सौरभ गुप्ता डिक्सन टेक्नोलॉजीज के CFO हमारे साथ होंगे। मोतीलाल ओसवाल के हिमांग जानी को भी आज कार्यक्रम में जोड़ने वाले हैं। इन सबसे डिटेल में होगी चर्चा, और ऑफ कोर्स कई सारी स्टॉक पिकिंग और स्टॉक्स पर फोकस तो होगा ही। वीरू जी चलिए अब भाजपा यहाँ से ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। स्वाति से पहले बात करते हैं। मानस और प्रकाश का हमारे साथ हैं। मार्केट स्टिल एट डे हाई। मानस,
आपका पहला कन्विक्शन कॉल क्या होगा, किस स्टॉक के थ्रू आप इस क्लोजिंग को चेस करना चाहेंगे? देखिए इंडसइंड बैंक पे ध्यान रखना चाहिए। देखिए इंडसइंड बैंक में 2 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन ध्यान रखिए उससे पहले हमने एक बहुत ही बढ़िया रैली देखी थी। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड अभी भी दिखता है चार्ट्स पे, लेकिन आज क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट 1150 के ऊपर देखने को मिला है, इसलिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 1134 के रहेंगे। 1134 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 1195 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं और यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड भी लिया जा सकता है। 1160 का कॉल ऑप्शन अवेलेबल है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 34 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं 23 रुपए के स्टॉप लॉस से 55 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, इंडसइंड बैंक इस वक्त मेरी स्क्रीन पर जिस स्टॉक के ऑप्शंस डे हाई पे फ्लोट कर रहे हैं और स्टॉक डे हाई पर है, फ्यूचर सब्सटेंशियल वाई ऐड कर रहे हैं, वो है इंडसइंड बैंक। यस, कहते हैं सबसे हॉट फेवरेट स्टॉक इस वक्त अगर इंडस्ट्रीज में कोई है, मतलब फ्रंट लाइन बैंकिंग में कोई है, तो वो है इंडसइंड बैंक। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन कॉल सर। गुड आफ्टरनून टू यू। वेल, मुझे अच्छा लगता है इस वक्त स्टॉक है जिंदल स्टील, 449 पे ट्रेड कर रहा है, 450 पार कर लेगा क्वाइट क्लियरली। अप मूव ऑन है, मोमेंटम अच्छा है, स्टॉप लगाना चाहिए 445 का। 455 से 460 कल तक भी नजर आता है जिंदल स्टील। JSPL, आप मेटल्स में अगर आप देखें तो आज JSPL पिक कर रहे हैं क्लोजिंग में। JSPL के जरिए इस क्लोजिंग को आप अप्रोच कर रहे हैं। एक बार जरा प्लीज़ निफ्टी मेटल इंडेक्स लेके आइएगा, क्या कर रहा है ये, आज क्यों शोरगुल है इतना मेटल्स का। 6163 ये पोस्ट मई, दिस इज द हाईएस्ट ट्रजेक्टरी और यस हाईएस्ट ट्रजेक्टरी। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पहले ही अगर आप देखें ये इंडेक्स रीगेन कर चुका था, कब, जुलाई में, और उसके बाद बहुत शानदार अगर आप देखें मूव देता हुआ आपका JSPL मेटल स्पेस काफ़ी स्ट्रांग है। स्वाति, आपका ट्रेड क्या होगा बताइए। इस मेरा मोमेंटम ट्रेड में विरुजे एयू बैंक मुझे काफी अच्छा लग रहा है, स्ट्रांग लग रहा है। वीकली चार्ट्स में उसने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। आज इस हिसाब से उसमें एक स्पर्ट हम लोग ने देखा है वॉल्यूम्स के साथ। आई बिलीव ये 700-710 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, तो एयू बैंक करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। 660 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 700 to 710 लेवल्स। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी एक मौका तेजी की तरफ पोजीशन लेने का, ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड आ चुका है बाय साइड का। तो JSPL, इंडसइंड बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के वो ट्रेड्स। दलजीत सिंह कोहली अगर जुड़े हैं तो बताइएगा, उनसे कुछ ही देर में रूबरू होंगे, लेकिन एक बार फिर इंडेक्स का हाल देख लेते हैं। और ये जो मोमेंटम आया है, उस मोमेंटम में इस घंटे आप गौर करें, इंडसइंड बैंक के तो और चाल मजबूत होती हुई दिखाई दी है, लेकिन एक और स्टॉक है जो अपनी पोजीशन को और भी मजबूत कर रहा है, और वो है अदानी पोर्ट का शेयर। अदानी पोर्ट स्क्रीन पर लेकर आते हैं। गवाह साहब, एक तरफा तेजी वाला कैंडिडेट है ये, और अगर आप आज ही नहीं अदानी पोर्ट की पूरी चाल देखें, इस हफ्ते तो 5% तक के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। ये अपने 52 वीक हाई से सिर्फ 1% दूर है। इनफैक्ट इस तेजी में इस पूरे साल जो भी मार्केट का एक्शन रहा है, अदानी पोर्ट आउट परफॉर्मर्स में शामिल है। अब 953 के लेवल्स, ये 1000 के पार जाने के सपने तो दिखा रहा है, लेकिन क्या उस और एक पुश आ रहा है या फिर कहीं पर अटक रहा है काउंटर? अप्रोच क्या होगी आपकी? आपने सही समझा है कि यस, ये न्यू हाई पर चल रहा है और 1000 की तरफ सपने दिखा रहा है, लेकिन 1000 तक रुकना नहीं चाहिए, ले लेना चाहिए। अपमूव मिलेगा स्टॉक में, 940 का स्टॉप लगाना चाहिए, लेकिन 990 980 के आसपास मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। 1000 जाता है तो जाने दो, इट्स हिज जॉब, वी शुड गेट आवर मनी। फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी अदानी पोर्ट, एक तरफा तेजी वाला कैंडिडेट, और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। अच्छा, कोहली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनसे बात कर लेते हैं, फिर आगे बैंकों को और डिटेल में परखेंगे, क्योंकि 280 पॉइंट ऊपर अब निफ्टी बैंक आ चुका है। कोहली साहब, गुड आफ्टरनून। बहुत तगड़ा मूव, 18,100 के करीब हम बढ़ते हुए निफ्टी में, और ये कोहेसिव रैली है, यानी कि ज्यादातर सेक्टर्स इस तेजी का हिस्सा बने हैं। आपकी अप्रोच इस समय क्या है? गुड आफ्टरनून हर्षदा। तो अप्रोच तो स्टॉक स्पेसिफिक ही है, हालांकि ऑन मैक्रो एनवायरनमेंट थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है, स्पेशली फ्रॉम ग्लोबल मैक्रो एनवायरनमेंट।
तो इनफैक्ट आज ही हमने स्ट्रेटजी नोट भी अपने क्लाइंट्स के साथ साझा किया है, जिसमें हेडलाइन ही यही है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी इज रिजिलियंट but challenges from macro economies and the global macros is there. तो बेसिकली जो अभी 20 और 21 तारीख को फेड की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, वहां पर मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि 75 बेसिस पॉइंट्स ही इंक्रीज होगा। इन केस अगर वहां पे कुछ भी उसमें ऊपर नीचे हुआ तो फिर वो एक अगेन मार्केट के लिए बड़ा खतरा का कारण बन सकता है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम देखें पिछले 1-1.5 महीने में, तो हमने बहुत तेजी से ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है। अब ऐसा कोई मेजर रीजन नहीं है कि हमारा आउट परफॉर्मेंस बना रहना चाहिए। तो ग्लोबली सब अच्छा है, हम भी अच्छा करेंगे, ग्लोबली खराब होगा तो हमें भी उसके साथ ही चलना होगा। तो ये जो आउट परफॉर्मेंस है ये कुछ समय के लिए रह सकती है, लेकिन ये बहुत दिनों तक लगातार चलेगी ऐसा मानना जो है वो ठीक नहीं होगा। तो हमारा मानना है कि थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी ही चाहिए। ओवरऑल मार्केट या मैक्रो एनवायरनमेंट जो है वो शायद थोड़ा कंड्यूसिव नहीं हो आने वाले समय। अच्छा, मेरे को कोरी से अब बताइए, क्योंकि मैक्रो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं होगा, आज अमेरिका के इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे और वहां पर लार्जली यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद एक कूल ऑफ देखने को मिल सकता है अगस्त के महीने में, क्योंकि गैस प्राइसेस तब जब ये डेटा आएगा कैलकुलेट हो रहा है, बैक ट्रैक करके देखे तब उतना इजाफा नहीं हुआ था। अब सितंबर ऑनवर्ड्स ऑफ कोर्स वो पेन ज्यादा अब देखने को मिलेगा। उनके नंबर्स को लेकर भारतीय बाजार में भी चर्चा हो रही है, हमारे सीपीआई के नंबर्स को लेकर डर नहीं है मार्केट में। ऐसी स्थिति में जो आप कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ध्यान देना है, कोई खास सेक्टर जो आपको लग रहा है इन मैक्रो हेडविंड से अलग हटकर थोड़ा सा अपनी चाल मजबूत रखेगा, फेवरेबल रखेगा? जी हाँ, तो हमें डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स पे ही ध्यान देना चाहिए। तो जैसे हम रियल एस्टेट की बात करें तो वहां पर हम देख रहे हैं बहुत सालों बाद 10-12 साल के बाद सेक्टर रिवाइवल की तरफ आया और उसमें हमने देखा कि पिछले कंटिन्यूअस 1.5-2 साल से रजिस्ट्रेशंस बढ़ते जा रहे हैं। इवन अगस्त मंथ जो नॉर्मली सीजनली वीक मंथ होता है इंडिया के लिए, वहां पर भी हमने देखा कि टॉप 8 सिटीज में 7% ग्रोथ और मुंबई और दिल्ली में तो 20% से ज्यादा की ग्रोथ। तो इस तरीके का जो रियल एस्टेट में जो रुझान है वो हमें लगता है कि वो आने वाले बहुत समय तक रहने वाला है और उसका कोई मैक्रो एनवायरनमेंट या बहुत कुछ ज्यादा फर्क एक्सेप्ट रेट इंटरेस्ट रेट से फर्क पड़ता है। बट इंटरेस्ट रेट से भी अगर हम देखें तो हाउसिंग लोन में जो आदमी लोन ले रहा है उसको पता है कि मुझे 20 साल तक इस लोन के साथ रहना है। तो ऑब्वियस है कि कोई भी ये मान के नहीं चलता है कि 20 साल तक ये लोन फिक्स ही रहने वाला है। तो हर एक को पता है ये 20 साल में 4 बार ऊपर होगा, 4 बार नीचे होगा। तो वहां पर जो मेजर क्राइटेरिया बाइंग का होता है वो होता है अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी ऑफ इनकम। भाई मैं ये ईएमआई अगले 20 साल तक दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। तो अगर वो कॉन्फिडेंस बना रहता है तो लोग फिर घर खरीदने के लिए उत्सुक रहते ही है। तो हमें लगता है कि रियल एस्टेट में रियल इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट प्राइमा फेसी लगता है, लेकिन वो शायद नहीं होता उतना, और इसके लिए हम उस सेक्टर पे काफी बुलिश है। और उससे रिलेटेड फिर होम बिल्डिंग या सीमेंट वो सब हो गया। और एक दूसरा सेक्टर जो है वो कैपिटल गुड्स का, तो वो बहुत स्ट्रांग है। हम पिछले देख रहे हैं 7-8 साल के बाद जो है कंपनीज की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड 75, 78, 80% की तरफ बढ़ रही है। तो जब 80% के पास बढ़ने लगती है कंपनीज की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो सबको सोचना पड़ता है कि अगले 2 साल में 3 साल में मुझे क्या करना है। तो वो एक बहुत बड़ा थीम रहेगा और उसी में एक सब थीम रहेगा ऑटोमेशन का, एफिशिएंसी ड्राइव करने का। क्योंकि हम जानते हैं कि पहले जो हमारा काम करने का इंडस्ट्री का तरीका था वो अभी काफी बदल गया है। मार्जिन जो पहले हेफ्टी मार्जिन 20%, 25% वाले थे वो सब खत्म हो गए। तो अभी जब मार्जिन कम होंगे तो हमें क्या करना है एज एन एंटरप्रेन्योर, मुझको रास्ता ढूंढना पड़ेगा एफिशिएंसी बढ़ाने का। और वो कहाँ से आएगी? टेक्नोलॉजी से, ऑटोमेशन से। तो वहां पर अगेन ये जो मल्टीनेशनल बहुत सारे कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज हैं, एबीबी, पावर इंडिया, हनीवेल ऑटोमेशन, ये सब जो है उसमें बहुत बड़ा रोल निभाएंगी। और वो हमें लग रहा है कि वहां पे ऑर्डर बुक भी उस तरीके की दिख रही है आने वाले, और वो आगे चलती भी रहेगी। ओके, ये थी दलजीत जी की डिटेल्ड कमेंट्री। मीनवाइल अब थोड़ा सा स्टॉक्स पे फोकस करें तो इस वक्त की हाइलाइट्स हैं कि बैंक निफ्टी को पुश करने के लिए थोड़े जो स्टॉक्स की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, बंधन बैंक एट डे हाई, इंडसइंड बैंक जिसका मानस ने जिक्र किया इज एट डे हाई,
और कैनरा बैंक विद विद इन PSU बैंकिंग बास्केट मिड कैप में इज़ एट डे हाई, और HDFC बैंक इज़ एट डे हाई। सबसे इंपॉर्टेंट है HDFC बैंक, और इस वक्त मैं HDFC बैंक को इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि 18 अगस्त को जब बैंक निफ्टी ये आपका ये HDFC बैंक निकला था ऊपर की तरफ, तो कोलैप्स इसी जोन से हुआ था, और वो था हाई करीब समझ लीजिएगा कि यही 1512-13 का जोन। मानस, इस बार निकलने के, क्रॉस करने के कितने चांसेस लग रहे हैं आपको? कितना इस बार स्ट्रॉन्ग HDFC बैंक लग रहा है? और ये ट्रेजेक्ट्री निकल जाएगी तो मेरे ख्याल से मानस कम से कम नहीं तो 1572 तक, उसके बाद कोई बहुत मीनिंगफुल सप्लाई जोन नहीं है। आपका व्यू इस पर? देखिए, मेरा व्यू भी बहुत पॉजिटिव है, और मेरा समझना है कि जो हर्डल 15 की रेंज में है, उसको इस बार तो HDFC बैंक ब्रीच कर जाएगा, और उसके ऊपर 70-80 रुपए का आपको जरूर देखने को मिलेगा। 1600 रुपए तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल खरीदारी करके चलना है। आई थिंक अगर चांस लेना है तो करंट लेवल्स पे भी लिया जा सकता है। ब्रेकआउट अभी तक नहीं देखने को मिला है, लेकिन आप ऑप्शन के जरिए तेजी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1520 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए, 25 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 19 रुपए के स्टॉप लॉस से 40 रुपए के टारगेट के लिए। ये आपके पास HDFC बैंक के अपसाइड को प्ले करने का अगर आप देखें तो एक जरिया है, और आज से 2-3 रोज पहले जब आशीष के साथ डिस्कशन हो रहा था बैंक निफ्टी पर, तो बात यही हुई थी। हमारे पास तीनों तरीके के स्टॉक्स हैं, एक वो जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, एक वो जो कि मिड जोन में है जिसमें HDFC बैंक हो गया, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, और एक वो जो अभी भी लोअर ट्रेजेक्ट्री में है। मिड ट्रेजेक्ट्री में स्टैंड करने वाले स्टॉक्स में अभी भी यही शामिल है। मीनवाइल मेरे स्क्रीन पे शायद एक टिक आया था अभी कोटक महिंद्रा बैंक का, जरा प्लीज़ एक बार मैं कोटक महिंद्रा बैंक देखना चाहूँगा एट 1925। नो, स्किप करता हूँ इसको। और प्रकाश सर, कैनरा बैंक को देखिए एक बार। कैनरा बैंक स्विंग अच्छा दिया, और पिछले 5-7 मिनटों में टिक बाई टिक चार्ट्स पे स्विंग अच्छा देकर 250 पे आया। अब 250 की बड़ी बात यह है कि इट्स अ मेजर कॉलाइटस जोन, वो पिछली बार जो कि बाइसेक्ट नहीं हो पाया था, इस बार सर लग रहे हैं चांसेस इसको बाइसेक्ट करने के? 250 तक जा सकता है। ट्रेड कर रहा है 248, 2 रुपए का फर्क है, सिर्फ कैश मार्केट की बात कर रहा हूं मैं, और लगता है कि आपको मिलना चाहिए यहाँ पर 250, 255 जा सकता है। अगर एक बार 255 चला गया फिर 260 भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस एग्जैक्ट कहां पर है? रेसिस्टेंस एग्जैक्टली 255 के आसपास है, तो वहां तक नेगोशिएट कर सकता है। लेकिन ये 250 और 255 का जोन नेगोशिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है कैनरा बैंक में। कैनरा बैंक में अप ट्रेंड इंटैक्ट, तेजी वाला ट्रेड है जहां पर आज हमने देखा है मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और भी बढ़त देखी जा रही है। 247 के लेवल्स पर आ चुका। इस बीच निफ्टी का एक्शन देखिए, डे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ काउंटर, और एक और स्टॉक जो दरअसल अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है, इंडसइंड बैंक की तो बात हमने कर ही ली थी, 2% ऊपर वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ, लेकिन दबे पांव से देखिए टाटा मोटर्स में भी कुछ खरीदारी आना शुरू हो चुकी है। टाटा मोटर्स पर आपकी क्या राय रहेगी स्वाति? क्या एक मौका है 450 के आसपास इस स्टॉक में पोजीशन लेने का? जी हर्षिता जी, इस मोटर पैक्स में हम लोग काफी अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं। टाटा मोटर्स का भी 200 टीएमए का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि अराउंड 462 के आसपास आता है। वो एक बार क्रॉस कर देगा तो ये रैली, पुल बैक रैली और कंटिन्यूड होते हुए दिखेगी, जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं 475 टू 480। फ्रेश बैंक पोजीशंस ले सकते हैं बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी फेवर में है। डाउन साइड आई बिलीव 445 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, तो वो एक स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग कॉल ले सकते हो। इमीडिएट 460 का जैसे ही ब्रेकआउट हो जाएगा तो 480-85 के टारगेट्स हम देख सकते हैं। तो ये टाटा मोटर पे मेरा व्यू बुलिश है। टाटा मोटर्स में व्यू बुलिश, तेजी की तरफ का ये ट्रेड, लेकिन 462 के पार ज्यादा कॉन्फिडेंटली आप खरीदारी करके चले। देखिए, एक तरफा तेजी तो इंडेक्स में देखने को मिल ही रही है। जब हम इंडेक्स कहते हैं, हम निफ्टी बैंक की बात करते हैं या सेंसेक्स की बात करते हैं, लेकिन मिड कैप्स का हाल देखिए। कार्यक्रम की शुरुआत में 100 पॉइंट ऊपर था। इनफैक्ट आज सुबह में जब खुले थे हम 150 पॉइंट की बढ़त दिखाने में कामयाब भी थे, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर यहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। अब सिर्फ 60 अंकों का ही इजाफा रह गया है। क्या फिसल रहा है ऊपरी लेवल से? तो थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली मालू पेपर जैसे काउंटर्स में, अंबर एंटरप्राइजेस जैसे काउंटर्स में इस घंटे देखने को मिली है। ये कुछ काउंटर्स है जो थोड़ा कूल ऑफ दिखा रहे हैं, लेकिन एक पॉकेट जहां पर मूड माहौल पूरी तरह से बिगड़ रहा है वो है डायग्नोस्टिक काउंटर्स। उस पर कोहली साहब मैं आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये एक थीम है
जो खूब चली थी और खूब तेजी की पोजीशंस भी आई थी। लेकिन आज क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आपने भी पढ़ी या सुनी होगी उसके बारे में, जहां पर क्रेडिट स्विस ने साफ कह दिया है कि एक परफेक्ट स्टॉर्म है इन कंपनियों के लिए। स्थिति यहां से और बिगड़ती हुई दिखाई देगी और उनको लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन्स 20% के नीचे रहेंगे, 23% के आसपास। तो वैसे भी मार्जिन्स आ गए हैं, पिछले क्वार्टर दबाव था क्योंकि कोविड का रेवेन्यू नहीं आ रहा है, ये फैक्ट्स हैं। लेकिन ऐसा क्या बिगड़ रहा है और इन कंपनियों के लिए इस समय, बिसाइड्स द पॉइंट कि कोविड वाला रेवेन्यू नहीं आ रहा है, कि इतने अग्रेसिव डाउनग्रेड्स? डॉक्टर लाल का स्टॉक 2400 पर है, 1400 का टारगेट डॉक्टर लाल पर क्रेडिट स्विस का। मेट्रोपोलिस 1165 का टारगेट है और ये काउंटर भी आप ध्यान दे तो 1500 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये काफी डीप करेक्शन की बात कह रहे हैं। हाँ, देखिए फंडामेंटली चेंज तो हुआ ही है सेक्टर में, क्योंकि एक तो कोविड की वजह से जो वन ऑफ आए थे, बहुत जबरदस्त रेवेन्यू और मार्जिन आए थे, वो नहीं आएंगे वो सबको। वो लेकिन जब उस समय हुआ था तब भी पता था कि ये वन ऑफ ही है। ऑब्वियसली पेंडेमिक हमेशा नहीं रहने वाला, ये सबको पता है। अब लेकिन उस समय जितने तेजी से मार्जिन आए तो उससे क्या हो गया कि एक तो बेस इफेक्ट बहुत ज्यादा आ गया, दूसरा जब सेक्टर तेजी में रहता है तो उसमें री रेटिंग बहुत तेजी से होती है, तो वैल्यूएशन मल्टीपल, अभी वही स्टॉक को आज हम 6 महीने पहले या 4 महीने पहले 40 का मल्टीपल दे रहे थे, आज हम 20 का मल्टीपल देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा बिना कुछ करे, राइट। तो मल्टीपल जो एस्क्राइबिंग मल्टीपल है, जो वैल्यूएशन मल्टीपल मार्केट एस्क्राइब कर रहे हैं, वही आधे हो गए, बिकॉज आपको अब ग्रोथ उतना बड़ा नहीं दिख रहा है। तीसरी चीज ये है कि कंपटीशन बढ़ गया है, नए कुछ कॉर्पोरेट प्लेयर्स बीच में और शामिल हो गए, तो 4-5 और लोग नए आ गए, तो उससे ये ऑब्वियस हो गया कि भाई अभी मार्जिन बनाना मुश्किल होगा, कंपटीशन बढ़ गया। तो 2-3 चीजें एक साथ आ गई। अब ये टारगेट्स का मुझे नहीं पता कि ये सही है गलत है, कब होगा क्या होगा, बट मेरा ये मानना है कि ये सेक्टर हम आने वाले समय में काम आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप आज की डेट में डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहला काम प्रिस्क्रिप्शन में यही होता है कि 6 टेस्ट आपको लिख के दिए जाते हैं, तो वो आप कहीं ना कहीं से तो कराने ही वाले हैं। तो ये जो कंपटीशन की वजह से कोई बोल रहा है मैं 100 रुपए में टेस्ट करूंगा, कोई बोल रहा है मैं 500 में करूंगा, ये स्थिति भी हमेशा नहीं रहने वाली। ये कुछ महीने, 2-4 महीने, 6 महीने में ये खत्म होने वाली है। तो हो सकते है कि आने वाले 6 महीने, साल भर के बाद ये सेक्टर वापस रेकनिंग में आएगा। आज की डेट में अगर किसी को व्यू लेना होगा तो कॉन्ट्रेरियन व्यू लेकर के और बहुत पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा, तब आपको, क्योंकि जब भी जो सेक्टर नेगेटिव होता है उसमें बहुत न्यूज़ फ्लो नेगेटिव ही रहता है और वहीं बॉटम बनता है। तो ये बात याद रखिए कि आपको अगर बहुत मल्टीपल गेन्स लेने हैं तो जब सबसे ज्यादा नेगेटिव न्यूज आएगी तभी लेना है, और उसमें वो सेक्टर को, स्टॉक को चूज करना है जो ये सब टर्मोइल को झेल पाएगा। तो जो बड़े ये स्टॉक्स हैं डॉक्टर लाल या थायरोकेयर वगैरह, इन्होंने अपना पहले मेटल प्रूफ किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा खराबी होने वाली है। और जिनके पास है अब बेचने का कोई मतलब नहीं है, अभी हम खरीद नहीं रहे हैं, हम वेट करेंगे और 2-4 महीने जैसे जैसे ये बॉटमिंग आउट साइकिल प्ले आउट होगी, और एक समय आएगा जब ये आपको अपने आप ही दिखाना शुरू करेंगे कि अब यहाँ से ये सब बॉटम आउट हो गया है, तो वहां पर हम फिर बाई करेंगे। बट मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक अब होने का मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स ने वो सब फैक्टर इन कर लिया। जी हाँ, एक्चुअली काफी करेक्शन हो चुका है। अब आप देखिए डॉक्टर लाल का जो 52 वीक हाई था वो 4245 के आसपास का था, वहां से तो आधे दाम पर आपको ये स्टॉक मिल ही रहा है। सेम गोज फॉर मेट्रोपोलिस, 3580 के आसपास इसका 52 हफ्तों का हाई था। थायरोकेयर का जहां तक मुझे याद है 1300 के ऊपर क्या 52 वीक हाई कंपनी ने दिखाया था, तो वहां से हाफ हो गए हैं, लेकिन आगे और सेल साइड की पोजीशंस आ सकती है, ये क्रेडिट स्विस का मानना है, क्योंकि बिजनेस पूरी तरह से बदल रहा है। अच्छा, अनलिस्टेड स्पेस में हेल्थियंस जैसी कंपनी, 1mg जैसी कंपनियों की भी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो ये सिर्फ लिस्टेड कंपनियों का हाल नहीं है, अनलिस्टेड प्ले में भी वो प्राइस कटिंग में और प्राइस अंडर कटिंग में दरअसल सभी बिजनेस का जो मॉडल है वो पूरी तरह से डगमगा गया है। गावा साहब, लेकर एक ट्रेडर को क्या मेट्रोपोलिस करंट लेवल्स पर शॉर्ट करना है? 1480 तो हो ही गया, शॉर्ट करना है। वेल, मेट्रोपोलिस शॉर्ट करने की जगह तो नहीं है, खरीदने की जगह हो सकती है लेकिन लोअर लेवल पर, लेकिन शॉर्ट करने की जगह डेफिनेटली नहीं है। मेट्रोपोलिस ट्रेड कर रहा है 1484 पर, यहाँ पर नो, मैं शॉर्ट तो नहीं करता लेकिन खरीदूंगा भी नहीं। हाँ, खरीदने की जगह तब होती जब 1500 पार कर लेगा।
हाँ, तो otherwise- ना खरीदने की जगह है ना शॉर्ट करने की जगह है, तो अगर आपके पास है और पेन आप झेल सकते हैं तो बने रहिए, तेजी की तरफ ना उतरे और एक नई शॉर्ट की पोजीशन ना क्रिएट करें। बेसिकली क्रक्स यही है। देखते हैं अब मूड माहौल कितना और बिगड़ता है। स्टॉक 3% नीचे डॉक्टर लाल का आता हुआ। चलिए अब बात करते हैं 4 का चौका की। तैयार है हमारे जानकार अपने अपने ट्रेड्स के साथ। शुरुआत होगी इस समय सस्ता ऑप्शन के साथ। तो मानस बताइए क्या है वो ट्रेड? देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए एलएनटी में ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। एलएनटी तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, और अब ये जब 1985-87 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 70-80 रुपए का मूव आपको एलएनटी में देखने को मिल जाएगा। करंट लेवल्स पे एलएनटी का 2000 का कॉल ऑप्शन लेंगे, 31 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 19 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 55 रुपए तक के टारगेट सेट करने हैं। जी हाँ, एलएनटी की 2000 की कॉल, और इस कार्यक्रम की शुरुआत में जब हम इस चार्ट को देख रहे थे तो एलएनटी इस दौर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी में है और 1986 पे ट्रेड करता हुआ, और ये अपने जो करियर का एक सेकंड में ये फैक्ट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि इसका करियर का हाईएस्ट क्लोज्ड है करीब 2070। एक बहुत ही कम डिफरेंशियल बचा है, करीब समझ लीजिएगा 70-80-85 रुपए का। तो ऑल टाइम हाई ट्रजेक्टरी की तरफ बढ़ता हुआ आपका एलएनटी, और स्ट्रॉन्ग वाइडेशन है यहाँ पर। 2000 की कॉल आप कैरी कर सकते हैं एट द रेट 33 मिल रही है। 55 रुपए का यहाँ पे टारगेट है, 19 का स्टॉप लॉस। ओके, वाकई एलएनटी काफ़ी अच्छा खासा करता हुआ, मूव अच्छा खासा देता हुआ डी हाई की ट्रजेक्टरी में। इस ऑप्शन पे नज़र रखेंगे। लेकिन मानस एक दो चीज़ को और देखिए, अगर आपने पिछले 10-15 मिनट की अगर ओआई एडिशंस को देखा होगा, 10-15 मिनट की प्राइस परफॉर्मेंस को देखा होगा, तो आपके सिस्टम में एक स्टॉक ज़रूर आया होगा। एक है वो रिलायंस जिसकी कॉल ऑप्शन एट डे हाई है, एलएनटी जिसके ऑप्शन एट डे हाई हैं, और एक है आपका टाटा कंज्यूमर। इसका जिक्र मेरे ख्याल से मैंने 12 बजे या मॉर्निंग में भी किया था। टाटा कंज्यूमर एट 841 एट डे हाई, और ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी की तरफ बढ़ता हुआ पोस्ट 5 मई 2022। माना 842 इनफैक्ट अब बात करते करते 4170 हो गया स्पॉट में। मानस आपका ठीक इस क्लासिकल अगर आप देखिए रेंज ब्रेकआउट का प्रोजेक्शन आपका क्या है? ऊपर 862-865 का जोन पॉसिबल है इस स्टॉक में? कोई ऑप्शन आउट ऑफ मनी कॉल जिसको अप्रोच करना चाहें आप? तो देखिए, इसको भी शॉर्टलिस्ट करके मैंने रखा था, बस इसमें क्योंकि अभी तक ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला था इसलिए मैं थोड़ा रुक गया। लेकिन पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं, और मेरा तो समझना है कि शायद सूनर और लेटर ये ब्रेकआउट जरूर देखने को मिलेगा। 845 के ऊपर का ब्रेकआउट का मतलब ये है कि कम से कम 40 से 50 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। शायद 900 रुपए के लेवल्स भी स्टॉक टेस्ट कर ले। तो टाटा कंज्यूमर पे नजर रखिए, और अगर थोड़ा पहले ट्रेड लेना है तो ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को लेना चाहिए। 850 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए, 19 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से, और ऊपर की तरफ 30 रुपए तक के टारगेट्स देख सकते हैं। एलएनटी की बात मैंने पहले कर ली। देखिए, रिलायंस के बारे में मैं आप एक चीज मेंशन करना चाहूंगा। देखिए, रिलायंस कंटिन्यूअसली 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कभी भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक शार्प अप मूव देखने को मिले और स्टॉक 2700 रुपए की तरफ दौड़ने की कोशिश करे, क्योंकि जो टेक्निकल टारगेट शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे आते हैं वो 2700 रुपए तक के आते हैं। तो यहाँ पर भी मेरा समझना है बिल्कुल नजर बना के रखिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको ऊपर की तरफ रिवाइज करके 2595 कर लेना है और 2700 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। जी हाँ, ये रिलायंस का जिक्र हो गया। याद रखिएगा, रिलायंस का जब भी इस चैनल पर जिक्र हो, एक चीज़ आपके जहन में तुरंत आनी चाहिए, वो ये है कि इस चैनल CNBC आवाज़ जिस पे ये आप मंत्रणा सुन रहे हैं, उसका चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में है। लेकिन हम डेटा स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, और इस राय के से जोड़कर एक निजी राय ज़रूर रखिए आप। आपसे गुजारिश है, एक अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें। मीनवाइल, जैसे कि मैंने कहा, एलएनटी फ्लोटिंग एट डे हाई, रिलायंस फ्लोटिंग एट डे हाई, टाटा कंज्यूमर और शार्प होके जरा दिखाइए चार्ट। अभी कितने पे टिप्पणी की थी? 840 पे, 841 पे टाटा कंज्यूमर को दिखे आइए, अब डे हाई पर आ गया और स्विंग अच्छा देकर दिन के सर्वोच्च रुपए 841.50। टाटा मोटर्स का जिक्र हर्षता कर रही थी, उसको रिपीट नहीं करूंगा, बट ये भी अब डे हाई की ट्रजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग वाइडेशन। एक दो स्टॉक्स ऐसे लेके आ रहा हूँ जो कि अभी डे हाई पर नहीं है, बट शायद मार्क करने लायक बहुत ज़रूरी हैं। एक बार स्वाति जरा बजाज फाइनेंस को देखिएगा। सुबह से मैं इस पर काफ़ी बार बात भी कर चुका हूँ।
पता नहीं क्यों इसकी प्लेसमेंट बहुत एग्रेसिव लग रही है एट 7396। 23 अगस्त से लेकर अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को बार बार टेस्ट करता हुआ। आपका व्यू स्वाति इस स्टॉक पे क्या है? पॉजिटिव है, 20 डे के ऊपर काफी अच्छा वेल प्लेस्ड है। अगर लास्ट हम लोग 7 to 8 ट्रेडिंग सेशन देखे तो काफी कंसोलिडेशन फेज में था, आज उसने एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, तो आई बिलीव कि इसमें एक रैली हमें देखने मिल सके जो कि स्टॉक को लेके जा सके 7500 to 7600 के लेवल्स तक। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। नीचे में 7320 7330 का एक काफी सपोर्ट लेवल है, स्विंग सपोर्ट्स, तो वो एक स्टॉप लॉस प्लेस करके अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 7500 रुपीस। ओके, तो बजाज फाइनेंस में 7500 के टारगेट के लिए एक मौका अच्छा दिख रहा है, तेजी करके चले। एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स एक स्टॉक जो इस समय बहुत तगड़ी तेजी में, इनफैक्ट 14% तक की गेंस देखने को मिले इस काउंटर में। अचानक ये मूव और इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दिया था, अब 4% तक का इजाफा है। आई डोंट नो, या तो मेरे सिस्टम में कुछ गड़बड़ है या फिर यहाँ पर कुछ वाकई में हो रहा है। मानस, क्या चल रहा है एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स? अचानक मैंने देखा यहाँ पर स्पाइक आया, लेकिन अब मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर है कि 84 के आसपास 4% ऊपर। तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है और मॉर्निंग में ही हमने एक ब्रेकआउट देख लिया, उसके बाद से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने देखा है तो आप 89-90 तक के टारगेट्स बिल्कुल देख सकते हैं स्टॉक में। जो करेक्शन देखने को मिला इंटरडे सेशन में वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस आपको 81 रुपए के नीचे लगाना है और 90 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। 90 का टारगेट रहेगा, 89-90 के टारगेट के लिए मौका। सुबह में ब्रेकआउट था, मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम में थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई तो मुझे 14% स्पाइक आता दिखाई दिया। वैसे 4 गुना वॉल्यूम्स पर आज ये ट्रेड दिखा रहा है। एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स में बहुत तगड़े वॉल्यूम्स पर तेजी देखने को मिली, मुझे लग रहा है बड़े सौदे हुए हैं स्टॉक में। कल और आज में 6% की तेजी दिखा चुका है स्टॉक। लेकिन चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे ट्रेड की जो कोहली साहब को पसंद है, और ये है हमारा मिड कैप फटा स्टॉक। कोहली साहब बताइए। तो हर्षदा, हमने अभी बात की कि डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स को ही ध्यान रखना चाहिए। दो सेक्टर हमने कैपिटल गुड्स और रियल एस्टेट की पहले बात की। दूसरे जो और दो सेक्टर हैं बैंकिंग और ऑटोस, उस पर भी हम बहुत बुलिश हैं। और आज का जो हमारा मिड कैप फंडा स्टॉक है वो ऑटो सेक्टर से है, ऑटो एंसिलरी, ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी। जो ल्यूमेक्स ग्रुप की बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, बट ल्यूमेक्स ऑटो टेक की हम बात कर रहे हैं। तो ये कंपनी जो है 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों को ही जो है वो केटर करती है। मेजर क्लाइंट इनके बजाज ऑटो है, और अभी टाटा मोटर्स, होंडा मोटर्स और हीरो, वो सब भी इनके बड़े, मारुति 4 व्हीलर्स में बहुत बड़ा क्लाइंट है। धीरे धीरे ये अपना डिपेंडेंस 2 व्हीलर पे कम करके स्प्रेड आउट करके सभी सेगमेंट्स में जा रहे हैं। अब हमें अच्छा क्यों लगता है? एक तो ये कारण है कि भाई हम ओवरऑल OEM देख रहे हैं कि वहां पर सेल बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो हमारा अनुमान भी ये है कि 2018 जो पीक इन्होंने देखा था वो इस साल सरपास कर जाएगा पूरा सेक्टर, और आने वाले समय में उसमें काफी अच्छी ग्रोथ दिखेगी। डिमांड बहुत बड़ी है फ्रॉम OEMs। तो ये सब जो एंसिलरी प्रोवाइडर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज ये कि बिकॉज ये ऑपरेटिंग लिवरेज का सारा गेम है यहाँ पर, अगर आपकी सेल कम हो जाती है तो एकदम से मार्जिन क्रैश हो जाते हैं। तो हमने देखा कि पिछले समय में इनके मार्जिन 8% से घट घट के 2% 4% पे आ गए थे। तो अब वो पिछले FY22 में वो वापस रिवाइव हुए हैं, 7-8% पे आए हैं। कंपनी टारगेट कर रही है 12% पे, अगर हम माने कि 10% पे भी पहुंच जाएंगे तो भी यहाँ से डबल हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से। और वैल्यूएशन वाइज हम देखें तो स्टॉक बहुत कंफर्टेबल वैल्यूएशन 18 या 20 टाइप पे FY24-25 के नंबर्स पे मिल रहा है। तो सब तरीके से कंफर्टेबल है इन ऑल पैरामीटर्स ऑफ फंडामेंटल्स। ग्रोथ विजिबिलिटी काफी बड़ी है और सभी सेगमेंट्स जो है वो अच्छा कर रहे हैं। और ट्रिविया बताएं कि आज लोग रोबोट्स और वो सब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं। इस कंपनी को हमने 2014 में भी देखा था, उस समय भी ये बहुत अच्छे से काम किया था। तो
इन्होंने रोबोट्स वगैरह अपने पुणे फैसिलिटी में उस समय लगाना शुरू कर दिए थे। तो हम समझ सकते हैं कि कंपनी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट की तरफ, एफिशिएंसी की तरफ बहुत लंबे समय से काम कर रही है और वो सब बेनिफिट इनको जो है ऐसे टफ टाइम में मिला। तो लुमेक्स ऑटोटेक हमें लगता है कि यहाँ से काफी अच्छा पोटेंशियल लगता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा आइडिया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डबल होने के चांसेस लगभग आप गिने 300 पर है काउंटर, 600 तक जाने की संभावना। ये काउंटर जो लुमैक्स ऑटोटेक है, कोहली साहब की पसंद, ये है आज का दरअसल मिड कैप फंडा शेयर। चलिए तो कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे, लेकिन एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज का। डिक्सन का शेयर देखिए आज के दिन ये 4600 के पार निकलता हुआ एक बार फिर दिखाई देने लगा है। डे हाई इसका 4668 के आसपास था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। 4670 के लेवल्स देखने को मिले थे सुबह में। वॉल्यूम एक्शन भी स्टॉक में दिखा गया है। दरअसल एक महीने में अगर आप ध्यान दें, ये धीरे धीरे करके चल रहा है। 12 से 13% तक के रिटर्न्स आ चुके हैं इस स्टॉक में। दूसरी तरफ पीएलआई स्कीम के तहत कंपनी को सरकार से करीब 50,000 करोड़ का इंसेंटिव भी मिल गया है। इसके अलावा दूसरी खबरें, और दूसरी खबर ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे दिखाई दे रही है कि पिक्सल जो गूगल का फोन है, अब कंपनी कह रही है वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जैसे एप्पल अपने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने लगा है। इन तमाम डेवलपमेंट्स के बीच क्या ग्रोथ और बढ़ती हुई दिखाई देगी, किस तरह की अपॉर्चुनिटी रहेगी इस कंपनी के लिए। हमारे साथ कंपनी के सीएफओ जुड़ गए हैं सौरभ गुप्ता। सौरभ, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इनफैक्ट आपकी कंपनी पहली कंपनी थी मोबाइल मैन्युफैक्चरर के तौर पर जिसको इंसेंटिव्स मिले पीएलआई के तहत, तो क्या फर्स्ट ट्रांच आपके हाथ आ गया है? तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारा ये डिक्सन पहली मोबाइल पीएलआई के अंदर कंपनी होगी जिसको ये अप्रूवल मिल गया है एम्पावर्ड कमेटी से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एम्पावर्ड कमेटी है अंडर द मोबाइल पीएलआई। हमारा ये डिसबर्समेंट हमें लगता है कि नेक्स्ट 7 to 10 डेज में हो जाना चाहिए, बट इट इज फाइनल लेवल ने इसको अप्रूव कर दिया है एंड डिसबर्समेंट नेक्स्ट 7 to 10 डेज में हमें फॉर्मली मिल जाना चाहिए। सौरभ जी, एग्जैक्टली इस पीएलआई स्कीम के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताएंगे जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है। तो ये वाली जो पीएलआई का हमें मिल रहा है, ये मोबाइल पीएलआई के लिए मिल रहा है। हम डिक्सन 5 पीएलआई का बेनिफिशियरी है, जो कि मोबाइल की है, आईटी हार्डवेयर की है, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स की है, देन लाइटिंग कंपोनेंट्स के लिए है, और एक एसी कंपोनेंट में एक कंपोनेंट है इन्वर्टर कंट्रोलर बोर्ड, उसमें हमारा। तो हम 5 पीएलआई के बेनिफिशियरी हैं। तो मोबाइल में हमारा बोथ कैपेक्स का और रेवेन्यू का जो थ्रेशोल्ड था वो हमारा लास्ट ईयर अचीव हो गया था। तो हम पहली कंपनी है जिसको ये एम्पावर्ड कमेटी ने अप्रूव किया है और हमें इसका डिसबर्समेंट मिलेगा। और इसका टोटल बजट आउटले जो गवर्नमेंट का है और जो 5 साल की पीएलआई पीरियड का है वो समवेयर अराउंड 38,000 करोड़ का है। और पहले साल का नंबर ऑफ कोर्स वो थोड़ा अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट होगा, और पहले साल में हम पहली कंपनी है जिसको ये पीएलआई का अप्रूवल मिला है। इनफैक्ट जो आप ये स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट अप्लायंसेस की बात कर रहे थे, क्या स्कोप है इस मार्केट का, कितना आप स्केल कर पाएंगे? क्योंकि ऐसी खबरें भी थी कि आप एक स्मार्ट लाइटिंग कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं। कोई डेवलपमेंट उस फ्रंट पर जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। एक तो इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, उसके बाद कुछ वर्टिकल्स में हमारे को ग्लोबली हमें लगता है कि हमारा एक्सपोर्ट प्ले रह सकता है। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं एक्सपोर्ट साइड पे। एज फार एज लाइटिंग की बात करें तो लाइटिंग में हमारी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। हम लोग ऑलमोस्ट सारे कस्टमर्स का काम करते हैं और सब कस्टमर की सिग्निफिकेंट पोर्शन की रिक्वायरमेंट हम मैन्युफैक्चर करते हैं। और क्लियरली ये स्मार्ट लाइटिंग का जो एक्विजिशन हम लोग देख रहे हैं, ये भी ये स्टेप उसी के डायरेक्शन में है, क्योंकि धीरे धीरे इंडिया में भी स्मार्ट लाइटिंग की ग्रोथ होगी और हमें लगता है कि ये एक्वायर करेंगे और ये सोल्यूशन भी हम अपने कस्टमर को ऑफर करेंगे, क्योंकि इस तरफ ग्रोथ काफी रह सकती है आगे आने वाले सालों में। अच्छा सौरभ जी, 3 पर्सपेक्टिव से अगला प्रश्न पूछूंगा। डिमांड, साथ ही साथ एग्जैक्टली अगर आप देखें इनपुट कॉस्ट ट्रेंड क्या है, स्पेशली 3 महीने में, लास्ट 3 महीने में क्या मेटल प्राइसेस जो कूल ऑफ हुए हैं, इंडस्ट्रियल मेटल्स जो कूल ऑफ हुए हैं, उसका मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा? मार्जिन्स ट्रैजेक्टरी क्या देख रहे हैं अगले क्वार्टर के लिए आप? डिमांड सिनेरियो अच्छा लग रहा है। डिमांड सिनेरियो फेस्टिव सीजन से पहले, दिवाली से पहले हमारे सारे वर्टिकल्स में अच्छा है। हम मोस्ट ऑफ द वर्टिकल्स में हम 80 से 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं।
ओके, तो आप कह रहे डिमांड अच्छी है, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछने वाली थी। अब हम सब जानते हैं ये बड़ी कंपनियां भारत में दरअसल आकर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रही है। एप्पल ने वो शुरू कर दिया है, गूगल स्मार्ट टीवी का प्रोडक्शन भी यहाँ पर शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। आज तो रिपोर्ट हमने भी पढ़ी थी कि पिक्सल भी शायद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, गूगल अपने पिक्सल फोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करता हुआ दिखाई देगा। क्या आप इन कंपनियों के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपके हाथ लग सकते हैं? सो टीवी में हम इंडिया के लार्जेस्ट प्लेयर है। हमारी कैपेसिटी 6 मिलियन की है। टोटल मार्केट इंडिया में जो ऑर्गेनाइज मार्केट है अराउंड 14 मिलियन की है। तो ऑलरेडी काफी बड़ी लार्जेस्ट कैपेसिटी है हमारी। और जैसे कि सब वर्टिकल्स में रहता है, वैसे ही टीवी में भी कंटिन्यूअस एक्विजिशन ऑफ कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारा बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है। हम कस्टमर से बात कर रहे हैं और कस्टमर एडिशन होंगे, और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनका हमारे साथ वॉलेट शेयर मैन्युफैक्चरिंग का और बढ़ेगा। तो मैं आपको कस्टमर स्पेसिफिक बात नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली वो हमारा बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं उम्मीद करी थी कि आप थोड़ा सा हिंट दें कि आप पिक्सल की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कि नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं आप कस्टमर स्पेसिफिक का ऑफ कोर्स डिटेल नहीं शेयर करेंगे। लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग टू यू सून सौरभ। उम्मीद है कि इस तरह के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन करें और वो क्लियरली आपके शेयर धारकों के लिए एक भी बड़ा पॉजिटिव रहेगा। जैसे जैसे आपकी ऑर्डर बुक स्केल होती है, बढ़ती है, स्टॉक एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कई दिनों बाद दरअसल ये शेयर आज फिर हरकत में आता हुआ दिखाई दिया है, एक तो PLI के चक्कर में और इस उम्मीद में कि शायद कंपनी को वो पिक्सल के ऑर्डर्स मिल सकते हैं। कंपनी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। ये बताइए स्वाति जी, ये 4600 पर फिर स्टॉक जो खड़ा है, क्या नया ट्रेड लेने का मौका है? कई दिनों बाद तेजी दिखाई है इसने ऐसी। अच्छा जी, देखिए व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग ने लास्ट एक महीने से रैली देखी ऑलमोस्ट 3900 टू 4600 लेवल्स तक की, स्टॉक ने 200 DMA पार किया। बट अगर मैं प्रीवियस स्विंग्स देखूं तो 4690 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। आज भी इंट्राडे हम लोग ने देखा कि 4670 एक हाई करके वहां से एक साइडवेज मोमेंटम में चल रहा है। आई बिलीव ये थोड़ा भी रेजिस्टेंस जोन पे है, यहाँ पे प्रोबेबली हम प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। आई विल नॉट सजेस्ट कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस लेनी चाहिए, बट डेफिनेटली जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस है वो होल्ड कर सकते हैं। 4570 का एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। अगर ये वापस ब्रेक करता है 4670 80 के लेवल्स, तो हमें और मोमेंटम रैली देखने मिल सकती है, जो कि स्टॉक को लेके जा सकते हैं 4720 4750 के लेवल्स पे। तो लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट होल्ड कीजिएगा, बट फ्रेश इनिशिएट नहीं कीजिएगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिलहाल फेवर में नहीं है। बट डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है। चलिए, इस बीच मैं थोड़ा सा, अगर आप देखें, एक हल्का सा पॉज ले रहा हूँ आपको निफ्टी बैंक का अपडेट देने के लिए। निफ्टी बैंक इज अ डे हाई एंड 4881, और थैंक्स टू HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, कैनरा बैंक, सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करते हुए। हमने ज़्यादातर जो ट्रेड्स इस सेगमेंट पे लिए थे, इस मतलब क्लोजिंग में, वो थे बैंक्स पे, और सारे बैंक्स अच्छा करते हुए पिलर्स मिल रहे थे निफ्टी बैंक को, तो वो चला। और मात्र एक कैंडल में जानती हैं हर्षता, लगभग आप जब डिक्सन का अगर आप देखें की मंत्रणा में थी, 826 से लेकर 890 एक मिनट की एक कैंडल में अगर आप देखें ये जंप किया है। तो निफ्टी बैंक के पास वो रिक्वायर्ड फोर्स थी और डे हाई पर है। निफ्टी इज एट डे हाई 18,080 के क्लस्टर पे। हमने क्लोजिंग में जितने ट्रेड्स लिए वो सारे अच्छा करते हुए। टाटा कंज्यूमर का जिक्र हुआ था, टाटा कंज्यूमर माइनस ने बात की थी। टाटा कंज्यूमर एट डे हाई 842 के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, जिस ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन थी वो हो गया है। अच्छा मूव मार्केट्स में मिलता हुआ। अब एक काम करते हैं, यहाँ से हमारे खास सेगमेंट की तरफ बात करते हैं। चार का चौका में आज चार का चमत्कार जो है वो स्वाति जी के सौजन्य से आएगा। स्वाति जी बताइए क्या पिक किया है आपने इस वक्त? इस चार्ट के चमत्कार में मैं सेंचुरी प्लाई पे बाय कॉल देना चाहूंगी। अगर वीकली चार्ट देखे हम तो एक फ्लैग पैटर्न सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन है, उसका ब्रेकआउट दिया है। ये पर्टिकुलर काउंटर सब इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि 50, 100 एंड 200 DMA के ऊपर हायर राइजिंग पैटर्न में चल रहा है। तो आई बिलीव इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है 715 720 के लेवल्स तक जाने की। तो सेंचुरी प्लाई करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 680 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर अ टारगेट ऑफ 720। सेंचुरी प्लाई, ये भी अगर आप देखें तो रियल स्टेट स्पेस प्लस होम इम्प्रूवमेंट के तहत जो थीम जिसने काफ़ी पैसा बना के दिया था उसमें ये शामिल था। सेंचुरी प्लाई आपकी स्क्रीन पे 701 पे ये अपनी, ये दलजीत जी है ना, अभी भी हम ऐसा डायरेक्ट साहब बताइएगा, 701 की ट्रेजेक्ट्री में
और अपने करियर की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मयूरेश है हमारे साथ। मयूरेश, आपने कई बार रियल एस्टेट पे कमेंट भी किए हैं, होम इम्प्रूवमेंट पे भी कमेंट किए हैं। मैं दिल्ली एनसीआर के मार्केट की बात बता सकता हूँ आपको। लैमिनेट्स में और प्लाईवुड्स में इस कंपनी का आप देखें सब्सटेंशियल मार्केट शेयर है। आप कोई भी किसी से भी इंटीरियर कराइए, आई थिंक पहली कोटेशन वो सेंचुरी की ही देगा। आई एम टेलिंग यू अबाउट दिल्ली एनसीआर, नॉट एग्जैक्टली मुंबई के बारे में। लेकिन इस स्टॉक पे आपकी राय 701 पर अभी क्या होल्ड करें, करना चाहिए? लॉजिकल है। क्या पैसा बना है इस स्टॉक में? अगस्त 2020 में इसका प्राइस था 133 रुपये, नाउ इट्स 701, ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी। आपका व्यू मयूरेश? आफ्टरनून वीरेंद्र जी। नहीं, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए एंड इट्स नॉट जस्ट दिल्ली एनसीआर। अगर आप इसकी प्रेजेंस देखें, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन्होंने बढ़ाया है पिछले कई दशकों में, सालों में, आई थिंक हैज बीन क्वाइट एग्जाम्पलरी। दूसरा आप देखिए जो एवरेज रियलाइजेशंस है कोविड काल और अनलॉक के बाद यानी पोस्ट कोविड पीरियड, जो एक रियलाइजेशन ग्रोथ देखने मिल रही है, जो एक वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिल रही है, वो सराहनीय है। एट द सेम टाइम आई थिंक जो वर्किंग कैपिटल डेज है सेंचुरी प्लाई के बैलेंस शीट पे बेयर मिनिमम नंबर पे ऑलमोस्ट 40-45 डेज के आसपास है, 50 के आसपास होंगे इफ यू प्रॉब्ली हैव दैट इनटू अकाउंट। एंड थोड़ी सी डेट बढ़ी है बट आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट अ कैश रिच बैलेंस शीट। तो मुझे लगता है आई थिंक जैसे इंप्रूवमेंट, होम इंप्रूवमेंट एज अ स्पेस will keep on picking up further pace अगले कुछ तिमाहियों तक। Organized players like Century Ply are going to benefit quite significantly। तो आई थिंक जो ऑपरेटिंग लेवरेज की हम बात करते हैं वीरू जी, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ के साथ साथ रियलाइजेशन ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ मार्जिन्स और इनपुट कॉस्ट क्योंकि कम होगी, सेकंड हाफ से अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने मिलेगी EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन में और बॉटम लाइन पे। जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। होल्ड करिए। और वाकई इस स्टॉक में सप्लाई दिख भी नहीं रही है, होल्ड करने लायक है। निफ्टी बैंक फिर लेके आइए और मॉर्निंग वाली प्लेट लेके आइए। कैसे कैसे अप्रोच करना था हमारा 740 के बाद जो बाय ट्रेड का अगर आप देखें व्यू था 890 उसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन था। और देखिए आ ही गया, वो फोर्स थी अदानी इंटरप्राइजेस में, HDFC बैंक में वो फोर्स थी और उसके मद्देनजर ये चलना था। और देखिए 890 हो गया। और अगर आप इस क्लोजिंग में निफ्टी बैंक पर लॉन्ग है तो 890 के ऊपर याद रखिएगा जिस नए क्लस्टर का आपको ध्यान रखना है वो है करीब 40,970 का, उस जोन पे नज़र रखिएगा। एज ए डे ट्रेडर मैंने सुबह भी ये बात कही थी कि अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो ये क्लस्टर प्रॉफिट बुक करने के लिहाज से भी अच्छा होगा, बट एज ए पोजिशनल ट्रेडर यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड योर लॉन्ग्स। एक बार एक्टर साहब जरा वो निफ्टी बैंक के ऑप्शंस की शीट्स जो है ना, और वो जरा अपडेटेड रखिएगा और मेरे स्क्रीन पे। मीनवाइल में कुछ डिस्कशन कुछ केमिकल स्टॉक्स पे कर लेता हूँ और सीमेंट स्टॉक्स पे कर लेता हूँ। एक बार आप लेके आइए, सीमेंट पे करूँगा और केमिकल स्टॉक्स पे करूँगा और साथ ही साथ कैपिटल्स पे करूँगा। सीमेंट्स 3054 पे, ये इसके करियर का न्यू हाई। अभी कुछ देर पहले मानस ने एल&टी का जिक्र किया था, क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई, अच्छा करता हुआ। फिर लेके आइए आप एक अलग स्पेस से ACC, सीमेंट स्पेस से। अंबुजा तो आज थोड़ा सा बैकफुट पे आया था, बट ACC 2569 पे, मानस आपको याद होगा कल हम 2500 की कॉल की बात कर रहे थे, 85 रुपए पे इस कार्यक्रम में बात हुई थी। मानस साहब मैं प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ आपसे ये क्योंकि ACC आज अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे क्लोज होगा। इसने उस कैंडल के हाई को मैच कर लिया है 16 नवंबर 2021 वाली। अभी यहां से भी और ब्लास्ट होने के चांसेस, यानी लॉजिकली जो टेक्निकली प्रश्न बैठता है वो ये है कि इस राउंडिंग बॉटम का जिसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हुई है अप्रोक्सीमेटली 10 मंथ्स में, अभी और रिएक्शन देखना बाकी है क्या मानस? देखना बाकी है और मेरा समझना है कि कम से कम 2900 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं ACC में। लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस तरह की रैली देखने को मिली है उसके बाद करंट लेवल पे फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। कोई डिप मिले तो 2500 के आसपास फिर से खरीदारी करनी चाहिए 2350 के स्टॉप लॉस से, और आप 2900 रुपए के टारगेट पोजीशनली देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा जरूर है 2350 रुपए, लेकिन आपको स्टॉप लॉस रख के खड़े रहना चाहिए थोड़ा सा। अगर आप रिस्क लें, जोखिम लें तो बिल्कुल 2900 रुपए के टारगेट के लिए ACC में अभी भी बने रह सकते हैं। ACC पे आपका व्यू। चलिए अब एक काम करते हैं, नए मेहमान जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से। श्रीकांत नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं तो आ ही रहा था बार बार आपके पास, प्रोड्यूसर साहब भी रोक रहे थे, पता नहीं क्या चक्कर था। खैर शायद आपका कनेक्टिविटी ठीक नहीं थी आपके एंड से, हमारे एंड से नहीं। श्रीकांत जी आपका टॉप कन्विक्शन कॉल इस वक्त का?
देखिए वैसे दो टॉप कन्विक्शन कॉल है वीरेंद्र। सबसे पहले गुड आफ्टरनून आपको, सभी पैनलिस्ट को, सभी गेस्ट को और सभी ऑडियंस को। सबसे अच्छी बात यह है कि आज मार्केट ने वापस एक बार 18,000 के लेवल को क्रॉस किया है और काफी कंफर्टेबली 18,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 18,000 के ऊपर ट्रेड करना, ब्रॉडबेस मार्केट में तेजी होना काफी अच्छी बात है और कई सारे स्टॉक्स में हमने अच्छी तेजी देखी है। हमें लगता है कि अगर फोकस करना है तो दो स्टॉक पे करना चाहिए। एक तो सबसे पहले HDFC बैंक, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा फॉर्मेशन बना, इसने वापस अपने एक प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस किया है। तो 1513 1514 के लेवल्स को क्रॉस करने के बाद जो नेक्स्ट लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे निकल के आ रहे हैं वो 1535 के हैं, 1540 के हैं और उसके बाद हमें लगता है कि शायद ये वापस 1560 के लेवल्स दिखा सकता है। तो HDFC बैंक को लॉन्ग करके चले और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 1495 का और टारगेट्स रखे 1535 और उसके बाद 1560 के। साथ ही साथ हमें लगता है कि पॉलिसी बाजार ये एक स्टॉक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम अच्छा खासा एक राउंडिंग डबल बॉटम, हायर बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बनाने के बाद एक रिकवरी पैटर्न में कन्वर्ट हो चुका है। हमें लगता है कि ये भी स्टॉक कम से कम 600-610 के लेवल्स, करंट लेवल से भी दिखा सकता है। PB फिनटेक जो ऑलरेडी काफी चल चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि इस लेवल पे भी अगर खरीदते हैं अगर 565 में, तो स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 550 का और टारगेट्स हम रखेंगे 600 से लेकर 610। ओके, HDFC बैंक, अभी इस पर एक डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ भी था और ये है PB इन्फोटेक के साथ आपकी एक कन्विक्शन कॉल है। मीनवाइल जनाब तेल नीचे आया है। खैर मैं तो यूं ही जिक्र कर रहा था, जरा ब्रेंट का एक बार प्राइस लेके आइएगा और मेरे सहयोगी और CNBC आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। और ये क्या चल रहा है, मैं आज लक्ष्मण जी से ही बात होगी और क्या है उनके पिटारे में, उनसे करते हैं बात। लक्ष्मण जी, तेल के खेल में कुछ नया हो रहा है या होने वाला है, आपके कयास क्या कहते हैं? नहीं, होने वाला है और हो भी रहा है और नतीजा आपको मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 दिन में आपको निकलकर सामने आ जाना चाहिए। और उसके पीछे यह है कि जो कच्चे तेल के कीमतों में गिरावट आ रही है उसका असर एक बार फिर से आपको विंडफॉल टैक्स पर देखने को मिलेगा और शायद 5वीं बार विंडफॉल टैक्स की समीक्षा हो। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में इसकी समीक्षा की जाएगी और पिछले 15 दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में जो भी उतार चढ़ाव हुआ है उसके हिसाब से विंडफॉल टैक्स एक बार फिर से घटाया जा सकता है। इसकी संभावना ज़्यादा है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें घटी हैं। बता दूं कि 1 तारीख को शायद आपको याद होगा कि सरकार ने विंडफॉल टैक्स की 4थी बार समीक्षा की थी और उसमें मामूली बढ़ोतरी करने का फैसला लिया था। जो 17,000 रुपये प्रति टन था उसको बढ़ा करके सरकार ने 13,000 रुपये प्रति टन था उसको बढ़ा करके 13,300 रुपये प्रति टन करने का सरकार ने फैसला लिया था। तो मामूली बढ़ोतरी की गई थी। मुझे लगता है अब थोड़ी सी इसमें कटौती की जा सकती है। हाँ, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है डीजल वगैरह पे, तो शायद उसमें यह ख्याल रखा जाए कि फेस्टिव सीजन में घरेलू बाजार में एक डीजल की किल्लत ना हो, कीमतें ना बढ़े, तो उसमें शायद बहुत ज़्यादा सरकार एग्रेसिव ना दिखे। लेकिन विंडफॉल टैक्स में लगता है फिर से एक बार समीक्षा और के आसार बन रहे हैं और शायद कटौती की भी संभावना बन रही है। जय, तो ये लक्ष्मण जी की अगर देखें एक महत्वपूर्ण खबर ये क्या चल रहा है में कि जो विंडफॉल टैक्स है उसमें क्रूड में जो रिट्रेसमेंट पिछले 15 दिनों में हुआ है, एवरेज प्राइस जो नीचे आए हैं उसके चलते जो है एक रिडक्शन हो सकता है। देखिए इस खबर लास्ट टाइम जब लक्ष्मण जी ने दिया था अगले 24 घंटों में इसकी पुष्टि हो गई थी। ये खबर लक्ष्मण जी के संदेश से आती हुई और प्लीज़ आपसे गुजारिश ये है कि अपने ट्रेड्स को थोड़ा सा अगर आप देखभाल के ONGC, रिलायंस जैसे स्टॉक्स पे उसी पैरिटी में लेकर चलिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से क्रूड के दाम रिट्रेस हुए हैं ये टैक्स जो है, विंडफॉल टैक्स जो है वो रेशनलाइज हो सकता है, कम हो सकता है। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए और इंतज़ार रहेगा इस विंडफॉल टैक्स में अगर आप देखें कटौती का। मीनवाइल हमारे साथ हेमांग जानी भी जुड़ चुके हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। हेमांग नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और 18,000 ये जोन आज हमने पार कर ही लिया हेमांग जी फाइनली। और अच्छी बात थी कि आखिरी में जब हम 18,000 को बाइसेक्ट कर रहे थे फाइनली IT की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन आया जिसकी तरफ से पूरे इस दौर में नानुकुर चलती रही। स्पेशली निफ्टी IT के इस कंट्रीब्यूशन को, और IT में जो पिछले 2 दिन में स्विंग आया है मैं बताता हूँ। इनफैक्ट निफ्टी IT का स्विंग कितना पॉइंट्स का रहा, अप्रॉक्सीमेटली निफ्टी IT 27,527 से 29,100 यानी करीब 1,500 पॉइंट का स्विंग। और ये ऐसा नहीं था कि हम आइसोलेशन में आगे बढ़े, वॉल स्ट्रीट पे पुल बैक था, नेस्डेक में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक था। आपका कुछ IT में कन्विक्शन लौटा है सर हेमांग जी?
गुड आफ्टरनून। सी डेफिनेटली आईटी एक ऐसा सेक्टर रहा है जहां पे कि पिछले 6 महीने में बहुत ही बड़ी अंडर परफॉर्मेंस हम देख चुके हैं। और अगर ग्राउंड लेवल पे आप थोड़ा देखें तो जो टेक्नोलॉजी पे स्पेंड है या जो एक ग्रोथ का जो आउटलुक है उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं था। ये मैं समझता हूँ कि रोटेशन ऑफ सेक्टर्स और रोटेशन ऑफ मनी में हुआ था। डेफिनेटली थोड़ा सा मार्जिन जो पिक्चर था पिछले 2 क्वार्टर में वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो कम है और जो मार्जिन से वो प्रेशर में आ रहा है। पर हमारा ये एक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद बहुत ही क्लियर व्यू बन रहा है कि टेक्नोलॉजी कैन बाउंस बैक इन अ मेजर वे और अगले 1 या 2 क्वार्टर में मार्जिन बॉटम आउट हो जाएंगे और जो टॉप लाइन का ग्रोथ है वो लगभग 11 to 14% जो टॉप की कंपनीज है उनका डेफिनेटली अपने को देखने को मिल सकता है। तो आईटी में एक मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक लॉन्ग व्यू लेके चलना चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड ये लेवल से काफी फेवरेबल है। टेक्नोलॉजी में एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल इस समय दिख रहा है। हेमांग, आफ्टरनून। कई दिनों बाद आज के दिन हम देख रहे हैं ये न्यू टेक स्टॉक्स में इंटरेस्ट लौटा है, चाहे वो जोमेटो हो, पीबी फिनटेक जैसे काउंटर्स हो। हल्की सी बहुत मामूली सी बढ़त पेटीएम नायका में भी आती हुई दिखाई दी थी इंट्राडे में, लेकिन आई रियली डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग देयर। हालांकि पीबी फिनटेक अभी भी तेजी में है। इन पर कोई अलग विचार आया है क्या आपका? कुछ अभी स्थिति बेहतर दिखने लगी है या फिर अभी भी ये थके हारे हैं, ज्यादा कुछ होगा नहीं? अर्चना, ऐसा है कि मार्केट के अंदर जब एक ब्रॉडर मार्केट और जो हाई मोमेंटम गेम अगर चालू हो तो उसमें थोड़ा बहुत ये जो आईपीओ के स्टॉक्स थे, फिनटेक कंपनीज थे जैसे जोमेटो, पॉलिसी बाजार, पेटीएम, नायका, ये सब में आता हुआ दिखता है। पर हमारा बहुत ही क्लियर मानना है कि फंडामेंटली और वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी में ज्यादा पोटेंशियल नहीं है। तो एट बेस्ट आपको एक ट्रेडिंग का या एक छोटा सा पॉपअप का अपॉर्चुनिटी ये दे सकते हैं। हमारा ओवरऑल जो फोकस है वो जो सेक्टर्स लगातार आउट परफॉर्म कर रहे हैं और जहां पे नंबर्स आ रहे हैं वहीं पे होना चाहिए। तो वो बैंकिंग है, वो ऑटो है, कंज्यूमर हो गया, केपेक्स हो गया, सीमेंट हो गया, यहीं पे एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और वहां पे नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो उसी पे फोकस करना चाहिए। नंबर्स आ रहे हैं उस पर फोकस करें और नंबर्स दरअसल आ रहे हैं डिफेंस साइड पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को लेकर एक अपडेट लक्ष्मण अभी शेयर करें। दरअसल कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाला है कि कंपनी को कॉपीराइट मिल गया है मॉडलिंग ऑफ इंजन रिस्पॉन्स इन कॉकपिट सिमुलेशन फॉर टेस्टिंग एंड ट्यूनिंग ऑफ इंजन कंट्रोल एम्पलीफायर। बहुत सारी टेक्निकल चीजें, लेकिन इनके हाथ एक कॉपीराइट आता हुआ। अब हम सब जानते हैं कि हैल बड़े अग्रेसिवली टेक्नोलॉजी टाइप्स कर रहा है ग्लोबल पीयर्स के साथ। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं हाल को अतिरिक्त ऑर्डर्स भारत ही नहीं विदेशों से भी मिलते हुए दिखाई देंगे। ये 2600 के आसपास है। अब हुआ ये है कि एक तरफा तेजी दिखाइएगा पिछले 3 महीने, पिछले 6 महीने का चार्ट, क्योंकि वही असली स्टोरी है कि इन स्टॉक्स में एक तरफा तेजी देखने को मिली है। इनमें क्या अभी भी 2600 के आसपास इन हाइस पर हेमांग आप तेजी का कॉल लेने को तैयार है या नहीं? क्योंकि आप देखिए 6 महीनों में क्या रिटर्न्स दिए इन स्टॉक्स ने, तो अभी वैल्यू दिख रही है या फिर महंगे हो गए, हाथ से निकल गए? देखिए अर्षदा, ऐसा है कि डिफेंस में इतना बड़ा मोमेंटम और स्ट्रेंथ किसी ने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी आ सकता है। इसमें ये सेक्टर में एक तो कंपेयर टू द ओवरऑल साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी जो मार्केट कैप है वो इतना अभी भी बड़ा नहीं है और अंडर ओन्ड है। काफी लोगों ने, जो फंड मैनेजर्स या जो HNIs है, उन्होंने इतना अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं क्योंकि मोमेंटम बहुत ही जबरदस्त था। तो मैं समझता हूं कि जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है उनको अग्रेसिवली ये लेवल पे लेना शायद ठीक नहीं होगा। थोड़ा सा उसको कूल ऑफ करने का इंतजार करना चाहिए। बट विद इन द कंपनीज आई थिंक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और HAL ये 2 ऐसी कंपनी है जहां पे हमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ही बड़ी दिख रही है। तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में एक छोटा एक्सपोजर उसमें लेना चाहिए, बट वेट फॉर अ स्मॉल कूल ऑफ रादर देन चेजिंग इट।
पोर्टफोलियो में ऐड करें तो थोड़ा ठंडा होने दे, हल्का होने दे, फिर लें। ये एक बार फिर टामैक पर आए लैंडो प्लेन तो आप नई उड़ान के लिए तैयारी करें। हाल आसमान छू रहा है आजकल। अच्छा, एक स्टॉक श्रीकांत प्लीज इस पर फटाफट नजर डालिए। सन टीवी आप देखेंगे यहाँ पर अचानक तेजी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, करीब 2-2.5% तक का इजाफा आ चुका है। ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से नियरली 8% का ओआई स्पाइक है स्क्रीन पर, वो देख रहे हैं आप। कोई ट्रेड जो आपको इस समय इंडिकेशन दे रहा है कि स्टॉक अब और जमेगा, तेजी दिखाएगा? तो देखिए, हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक और भी रैली कर सकता है। 550 से लेकर 555 के टारगेट समझ में आ रहे हैं और कई बार इसने 450 या 460 के बाद अगर कोई रैली की है तो उसका जो एंड पॉइंट था वो 560 के करीब हुआ है। तो करंट लेवल से भी हमें लगता है कि 532 से एक बार 560 के लेवल से दिखा सकता है। तो करंट लेवल पे लॉन्ग करके चले और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 525 रुपए का। सन टीवी इसमें एक मूव आया है, वाकई अगर आप देखें अच्छा मूव आया है और स्टॉक डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। इसके ओआई रेशियोज में काफ़ी अच्छा खासा मूव था। अच्छा, यूपीएल सुबह चला था अब, लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखें बैकफुट पे आता हुआ। यूपीएल में देख रहा हूँ इनफैक्ट डेटा करीब करीब 754 पे डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। सुबह मोमेंटम काफ़ी शार्प था लेकिन अब थोड़ा सा कोलैप्स होता हुआ। मीनवाइल कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें एक बार जरा प्लीज़ आप ब्रिटानिया रखेगा। ब्रिटानिया इट्स 3745, यस वाइल्ड कैंडल, आई मीन बहुत ही शार्प वाइल्ड कैंडल और इस कैंडल के जरिए इसने अपने पूरे के पूरे इस प्राइस जोन को बाइसेक्ट कर दिया। 3746 आपकी राय इस स्टॉक पे क्या होगी इस वक्त मानस? 3800 स्पेशली उसके ऊपर अगर ये जाएगा या फिर 3800 क्रॉस करने की कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर? देखिए, मॉर्निंग से ही स्टॉक पे नजर थी लेकिन उसके बाद जब मॉर्निंग में एक स्ट्रांग ओपनिंग देखने को मिली ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन अब क्लियर हो गया है कि ये 3900 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 150 रुपए का मूव करंट लेवल से आपको ब्रिटानिया में देखने को मिल सकता है, तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 3684 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट 3900 के आसपास के सेट करने हैं। डे हाई पर बहुत सारे स्टॉक्स में वाइल्ड स्विंग आ रहा है लेकिन शायद इस वक्त थोड़ा सा वक्त हट के बात करने का है। आज का एफएनओ सुपरस्टार प्रकाश गावा सर के सौजन्य से आएगा। प्रकाश से बताइए एफएनओ सुपरस्टार में क्या पिक किया आपने? पिक किया है आज वो है मदरसन सुमी। अब ट्रेड कर रहा है कैश मार्केट में 128.35 और फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है 129। स्टॉप लॉस होना चाहिए 127.50 का। टारगेट 135 नजर आते हैं कल के। तो मदरसन सुमी पर ध्यान देना चाहिए। मदरसन सुमी बजराट चार्ट लिखे आइएगा। अभी अभी जिन स्टॉक्स में मूव आना शुरू हुआ है उस कैटेगरी में ये स्टॉक भी है। 129 पे ट्रेड करता हुआ और एक क्रिटिकल फैक्टर है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि 1, 2, 3 अटैम्प्ट लिए थे इसने 19 अगस्त से लेकर 20 जुलाई के बीच में, यानी 20 जुलाई से 19 अगस्त के बीच में सक्सीड नहीं हो पाया था अपना 100 डेमा बाइसेक्ट करने में। इस बार भी आज का इंट्राडे 100 डेमा ही है। मीनवाइल जो टाटा कंज्यूमर की कॉल ली थी हमने 850 की मानस ने रिकमेंड की थी और टाटा कंज्यूमर पे जो हमने डेडिकेटेड डिस्कशन किया था वो लेके आइए। देखिए बहुत चुनिंदा हमने ट्रेड लिए, ऐसा नहीं था कि बहुत सारे ट्रेड लिए हों, चुनिंदा ट्रेड्स थे। इंडसइंड बैंक था, टाटा कंज्यूमर था। लुक एट टाटा कंज्यूमर नाउ। मेरा डिस्कशन हुआ था करीब करीब 839 पे, इट्स नाउ एट डे हाई। मीनवाइल जरा एक स्टॉक लेके आइए आप और ये है ट्रेंट। श्रीकांत आपके शीट पे अपीयर हुआ है क्या? 1455 एक ह्यूज एक वाइल्ड कैंडल जिसने अपने 19 अगस्त से लेकर अब तक के पूरे प्राइस क्लस्टर को काट दिया। 1457 गजब। आई मीन ओआई एडिशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए यहाँ पर। आपकी राय ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में जा रहा है क्या? क्योंकि देखिए ये है मोमेंटम वाला स्टॉक, एक बार हवा में लग गया तो बस अगर आप देखें वो जो शार्पनेस है, वो जो मूव की शार्पनेस होती है वो काफ़ी एग्रेसिव होती है। श्रीकांत आपकी राय? बिल्कुल, इनफैक्ट जो इसने फॉर्मेशन किया है वो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आफ्टर कंसोलिडेटिंग फॉर एटलीस्ट 7-8 डेज उसके बाद उसने अपवर्ड ब्रेकआउट किया है और एक हायर बॉटम को भी इसने कंफर्म किया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक वापस एक बार 1520 या 22 के जो इसके प्रीवियस हाइज थे उसे बिल्कुल ये छू सकता है
और 1455 या 1460 के करीब ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे में भी अगर आप देखें तो उसमें भी एक अच्छा पुल बैक फॉर्मेशन बना है। तो करंट लेवल से अगर मैं लॉन्ग करता हूँ तो मेरे जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो रहेंगे 1420 रुपए के, और टारगेट रहेंगे 1520 से लेकर 1550। टाटा ग्रुप की पूरी कंजम्पशन थीम वाले स्टॉक स्क्रीन पर रखे गए। एक तो ट्रेंड आपके सामने है, टाटा कंज्यूमर का भी जिक्र हो रहा था, वो स्टॉक आज करीब 2.5% ऊपर, और टाइटन को हम भूल नहीं सकते क्योंकि टाइटन में भी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है। हिमांग, ये जो कंजम्पशन रिलेटेड काउंटर्स हैं टाटा ग्रुप के खेमे में, इन पर कोई खास एनालिसिस है क्या आपकी? मिसाल के तौर पर टाइटन के लिए तो आज वो जो अपडेट आया था एक पर्टिकुलर रिपोर्ट में जो साफ कह रहा है कि कैरेट लेन में बहुत बढ़िया स्केल देखने को मिल रहा है और वो दरअसल वैल्यू ऐड करता हुआ दिखाई दे रहा है कंपनी के ऑनलाइन बिजनेस में। दूसरी तरफ टाटा कंज्यूमर बिस्लरी को अक्वायर करता हुआ, ट्रेंड में आई एम श्योर अलग ट्रिगर्स होंगे। आपकी अप्रोच क्या है फंडामेंटली? वैल्यूएशन वाइज ज्यादा एक्टिव अट्रैक्टिव स्टॉक क्या है टाटा ग्रुप में इस कंजम्पशन थीम से जुड़े हुए काउंटर्स में? बिल्कुल हर्षदा, आई थिंक ये कंजम्पशन थीम के अंदर जो हमने मोमेंटम देखा है टाटा ग्रुप कंपनीज में वो काफी बढ़िया है, और मुझे लगता है कि ये जो फेस्टिव सीजन है उसमें थोड़े और पॉजिटिव सरप्राइजेस हमें मिल सकते हैं, क्योंकि हमने जो ग्राउंड लेवल पे थोड़ी सी चेक की थी उसमें हमें थोड़ा सा इंडिकेशन ये मिला है कि अक्रॉस कैटेगरीज, या तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो या प्योर कंजम्पशन प्ले हो, एफएमसीजी या उनकी जो सारी कैटेगरीज है उसमें बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो उसमें मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। और आपने जो नाम बताया उसमें एक और नाम भी मैं ऐड करना चाहूंगा, वो नाम है इंडियन होटल। तो उसमें भी हमने देखा है कि किस तरह का मूव लास्ट 3-4 महीने में आ चुका है। तो हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नया एंट्री अगर किसी को करना हो तो डेफिनेटली टाटा कंज्यूमर, टाइटन और इंडियन होटल, ये 3 स्टॉक्स में अभी भी हमें लगता है कि जिस तरह का ग्रोथ मोमेंटम है कंपनीज के फाइनेंशियल्स में उसमें और अपसाइड हमें दे सकते हैं। कंज्यूमर, टाइटन ऑफ कोर्स और इंडियन होटल, ये वो टॉप पिक्स रहेंगे टाटा ग्रुप के कंजम्पशन खेमे में से। अच्छा गाबा साहब, वेरी क्विकली एक बार टाइटन का चार्ट चेक देंगे, इस समय क्या लग रहा है? टाइटन मुझे अच्छा लग रहा है, काफी हद तक 7-8 दिनों का एक साइडवेज मूव मिला, उसके बाद ब्रेकआउट मिला था कल और आज ब्रेकआउट कायम रहा। मुझे अब ट्रेड कर रहा है टाटा टाइटन 2712 पर, मुझे लगता है 2760 पर जा रहा है। पहला टारगेट रहेगा 2750 फिर 2760, स्टॉप लगाना चाहिए और वो होगा स्टॉप करीब करीब 2685। बस टाइटन मुझे अच्छा लगता है, यू कैन टेक इट एज BTSC आल्सो। टाइटन एट डे हाई 2714, मेरे ख्याल से सुबह सुबह चौथा या 5वां ट्रेड हमने ये लिया था। और टाटा कंज्यूमर ऐसा सही कहा, आई मीन हर्षदा ने, टाटा ग्रुप के सारे स्टॉक्स अच्छा करते हुए टाटा कंज्यूमर 849 हो गया जनाब, 10 रुपये भाग गया वहाँ से, गजब भागा। वो जो ऑप्शंस लेके आएंगे वो कितने की कॉल थी कितनी पे हो गई, और जो ट्रेंड था वो श्रीकांत जी के बोलते बोलते अब करीब करीब 1460 हो गया। और मेरे को लगता है ये शायद यहीं पे क्लोज नहीं होगा, ये शायद ये पोटेंशियल रखता है पूरा इस कैंडल को मैच करने का। कौन सी कैंडल थी वो डायरेक्टर साहब चार्ट रखिएगा, इसकी 18 अगस्त की कैंडल का हाई था अप्रोक्सीमेटली, समझ लीजिएगा आप, 1526 का। तो सही बात कर रहे थे मानस, वो टाटा कंज्यूमर की कॉल कवर कर लें या फिर अब तो ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है, इसे कैरी करना चाहिए? बिल्कुल कैरी करना चाहिए। मेरा समझना है कि अब आपको 885 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। 30 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिलेगा, और स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करके 840 रुपए कर लें। 840 का अगर आप देखें तो स्पॉट पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इसको कैरी करिए। ऑप्शन जो है वो वेल इन ग्रिप है, जिसे कहते हैं ना, आई मीन अच्छे ग्रिप में आ गया, अच्छा फ्रैक्शन मिल गया है, तो इसको अगर आप देखें कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप जो निफ्टी कंज्यूमर इंडेक्स है उसको देखिए जरा प्लीज़, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लेके आइएगा, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में है और कंजम्पशन जो इंडेक्स है, माफ़ कीजिएगा, और 8057 पे ये करियर हाई पे है, करियर हाई पे। तो ये आपको ये थीम कितना चल रही है उस बात का एक सही रिफ्लेक्शन देता हुआ, एट करियर हाई 8057 पे ये ट्रेड करता हुआ। मेरी स्क्रीन पे इस वक्त अगर आप देखें
इक्का दुक्का स्टॉक्स को लेके छोड़ के कुछ है ही नहीं। मीनवाइल एक स्टॉक और अपीयर हुआ है, लेके आते हैं जरा प्लीज केमिकल बास्केट से। नवीन फ्लोरिन मेरे स्क्रीन पर आया है अभी और इज एट 4728। ये भी डे हाई पर तो नहीं, लेकिन अच्छा एक मूव आया था तो इसलिए चल रहा था। अच्छा, एक प्रश्न पूछूंगा बस ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक, और वो है ट्रेंट को लेकर, सॉरी ट्रेंट नहीं, टेक महिंद्रा को लेकर। एक बार टेक महिंद्रा को देखिएगा श्रीकांत, इसकी प्लेसमेंट आपको कैसी लग रही है? एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद थोड़ा कूल ऑफ हुआ है आज, बट ये कूल ऑफ भी जो है ना वो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही आया है। आपका व्यू टेक महिंद्रा पर? बिल्कुल, तो वीरेंद्र देखिए यहाँ पे कई सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हमने एक अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न देखा है और कईयों ने तो इनफैक्ट हायर बॉटम बनाया है। और टेक महिंद्रा ने आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इतनी कंस्ट्रक्टिव रैली दिखाई है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप देखें तो इतनी बार हमने उसमें अच्छा खासा एक रिबाउंड देखा, लेकिन वो रिबाउंड कभी भी सस्टेन नहीं हुआ था। इस बार इस रिबाउंड ने सस्टेन किया है, 1135 के लेवल्स को भी क्रॉस किया है और वहां पे बड़े वॉल्यूम्स भी हुए थे। हमें लगता है कि ये स्टॉक धीरे धीरे 1250 के लेवल्स को छू सकता है, जो एंटायर फॉल का 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि टेक महिंद्रा को या तो करंट लेवल से भी लॉन्ग करें, कोई डिक्लाइन अगर आती है, कोई करेक्शन अगर आता है तो भी लॉन्ग करके चले, और स्टॉप लॉस रखिए 1100 के करीब का, टारगेट्स रखिए 1250 रुपए। टेक महिंद्रा 1148 पे मैं इसको देखा था, थोड़े लोअर लेवल्स पे ये एफर्ट कर रहा था अपने आप को स्टेबल करने का, और ज़्यादा ट्रेड नहीं है इस वक्त स्क्रीन पे। अब एक काम करते हैं, यहाँ से BTSC का क्रम शुरू करते हैं। बट ब्रिटानिया पे बात हुई, टाटा कंज्यूमर पे बात हुई, हर्षदा ने भी टाटा मोटर्स का जिक्र किया था, और ये जो ट्रेंड था आई मीन 1465 हो गया। आई मीन लुक एट द मोमेंटम देखिए इन स्टॉक्स में। 1465 कहाँ डिस्कशन शुरू किया था हमने? 1444 के आसपास मेरे ख्याल से, 64 हो गया। खैर अभी काम करते हैं यहाँ से BTST ट्रेड्स का, STBT ट्रेड्स का क्रम शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं प्रकाश सर से। प्रकाश सर, आपका मोमेंटम कॉल कल के सेशन के लिए? मेरा मोमेंटम कॉल, मुझे लगता है सीमेंस पर ध्यान देना चाहिए। सीमेंस पर तेजी नजर आती है, बहुत कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट मिला है। स्टॉक होगा करीब 3020 का, बस 3025 भी लगा दे तो भी ठीक है। टारगेट 3100 सीमेंस। सिमंस 3051 पे। यहाँ पे एक बात गौर करने लायक ये है कि सिमंस जो है वो अपने करियर हाई पे आज क्लोज हो रहा है। यस, 3051 इट्स अ करियर हाई फॉर सिमंस। स्टिल देखिए ये जो केबल गुड्स से चल रहे हैं वो, आपका कन्विक्शन कॉल क्या होगा, आपका मोमेंटम कॉल क्या होगा श्रीकांत? कन्विक्शन कॉल में मुझे लग रहा है कि कार्बोरेंडम यूनिवर्सल यहाँ पे एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। आफ्टर ऑलमोस्ट एक आध महीने के कंसोलिडेशन के बाद इसमें वापस एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन बना है और इसमें वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे बढ़े हैं। अगर आप ऑसिलेटर्स की बात करें या MACD की बात करें, तो वहां पे भी मोमेंटम इंटैक्ट है या तो और स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है। तो लग रहा है कि ये स्टॉक ग्रेजुअली एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना रहा है, और अगर ये इस फॉर्मेशन को अगर फॉलो करता है तो 1000 के लेवल्स भी ये दिखा सकता है। लेकिन चूंकि ये अभी ब्रेकआउट में आया है तो करंट लेवल से लॉन्ग करें, टारगेट्स रखे 960 और 1000 के, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं 914 रुपए का। 1000 की तरफ बढ़ता हुआ कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, ये BTST ट्रेड, इससे पहले सीमेंस पर गवा साहब की नजर गई। मयूरेश आपसे और मैं मानस आपसे दोनों से लूंगी। मयूरेश बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? अर्चिता जी, आई थिंक आई विल गो विद ओरिएंट होटल्स। मार्केट स्क्रीन में इंडिया के जो स्क्रीनर पे आया है विद न्यू RSI, ओरिएंट होटल्स एक न्यू RSI बना रहे हैं। दो तीन चीजें जो बहुत पॉजिटिवली हो रही है, साउथ वेस्ट होटल्स में ओरिएंट होटल्स की प्राथमिकता है, कोयम्बतूर, कोची, चेन्नई। इंडियन होटल्स ग्रुप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें, क्योंकि टाटा ग्रुप 40% और इंडियन होटल्स 28% ओन करती है होटल्स में। एक सिग्निफिकेंट रिकवरी देखने मिली है इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, एंड इसलिए आई थिंक जो इनके 825 रूम्स हैं, एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल सकते हैं कि जो रेवेन्यू ग्रोथ आ जाएगी या जो EV पर रूम होगी, ये 2.25 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है अगले 2 से 3 तिमाहियों में। EBITDA मार्जिन शुड सस्टेन बिटवीन 80 to 20%, और कहीं ना कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिबाउंड मिलेगा फ्रॉम नेगेटिव ROEs टू पॉजिटिव ROEs टू ऑलमोस्ट 4 to 5
विद डेट इक्विटी स्टेइंग एट 0.5। जो मेरी टेक्निकल टीम बता रही थी 69.90 एक बहुत की पिवट लेवल है, तो ये क्रॉस कर लेगा तो और भी मोमेंटम पकड़ेगा। और 67.20 जो इसका 21 DMA है, इसको स्टॉप लॉस मान के चले फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। शॉर्ट टर्म ट्रेड आपके स्क्रीन पर मयूरेश ने सुझाया हुआ 1% ऊपर है। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? ट्रेड अदानी इंटरप्राइजेस का रहेगा। 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो करंट लेवल्स पे अदानी इंटरप्राइजेस में खरीदारी करके जाएंगे। स्टॉप लॉसेस लगाएंगे 3509 के, 3509 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए 3630 के टारगेट के लिए। और ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं, 3550 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 142 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, 119 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 185 के टारगेट सेट करिए। ये फिलहाल आपके लिए एक मौका 3550 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ ऑप्शन के जरिए भी खरीदने की सलाह यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रही है। यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस की बात हो रही है। वैसे मेरी नजरें इस बीच बजाज फिनसर्व पर थी। आज वो एक्स बोनस एक्सप्लिट होकर 1780 के आसपास, ये तो अब बहुत लोगों के लिए एक्सेसिबल ट्रेड हो गया, नहीं मयूरेश? आप लेने को तैयार हैं? आप बजाज फिनसर्व की बात करिए, बजाज फिनांस तो इसके सामने इतना भारी लग रहा है अब। जी बिल्कुल, आई थिंक मोमेंटम बिल्कुल इनके साथ है। और जैसे डायनामिक्स है अर्षदा जी, आई थिंक मैं देख रहा था थोड़े कॉन कॉल्स NBFCs के, तो जो मैनेजमेंट ने एक पर्सपेक्टिव रखा है अगले कुछ तिमाहियों तक का, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ हैविंग सब्सटेंशियल मार्केट शेयर गेन्स। और दूसरा जो हम पूरी फाइनेंशियलाइजेशन की थीम कहते हैं, आई थिंक वी आर जस्ट एट द कस्प ऑफ दैट। तो मुझे लगता है जैसी ग्रोथ हो जाएगी विद मोर डिजिटलाइजेशन और जो एफर्ट्स बजाज फिनसर्व जैसी कंपनीज कर रही है ऑन डिजिटलाइजेशन टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट, प्लस जो आई थिंक जो पर शेयर की वैल्यू है वो कम होगी, तो आई थिंक हो चुकी है रादर। आई थिंक इट बिकम्स अ लिटिल बिट मोर एक्सेसिबल टू इन्वेस्टर्स एज वेल। तो आई थिंक तगड़ा ग्रुप है, लीडर इन NBFC स्पेस, जिनके पास से बिल्कुल रखना चाहिए। 4% ऊपर जो पहले आप फिगर देख रहे थे ना, वो पहले के भाव पे आप देख रहे थे 89% का करेक्शन, लेकिन बोनस भी आया, स्प्लिट भी हुआ है, ज्यादा एक्सेसिबल ये ट्रेड होता हुआ और फिर 2000 के नीचे एक बढ़िया ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई देगा। मार्केट ने भी थम्स अप दिया 4% ऊपर ये काउंटर। हम कंजम्पशन थीम की बात कर रहे थे, टाटा कंज्यूमर टॉप ट्रेड्स में शामिल है। ब्रिटानिया पर भी एक बार नजर डालिए क्योंकि यहाँ पर भी तेजी की पोजीशंस अब बढ़ती हुई 3759 3760 के लेवल्स स्टॉक में आते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर भी क्लियरली वो चर्न देखने को मिल रहा है, इंटरेस्ट बरकरार। लेकिन एक और ट्रेड पॉलीकैब में बीच में हल्का करेक्शन आया, फिर अपनी इसकी मजबूत हो गई। इस पर श्रीकांत एक बार व्यू दें प्लीज। 2650 के स्तर 3.5% ऊपर है ये कैश मार्केट में। फ्यूचर्स में मैं देख रही हूँ करीब 12% तक का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है, तो लॉन्ग की पोजीशंस क्लियरली जुड़ रही हैं। क्या आगे के लेवल्स क्या होंगे इसके अब? बिल्कुल, तो पॉलीकैब में भी अगर आप देखें अर्षदा जी, तो काफी अच्छा एक मोमेंटम बना है, लेकिन क्योंकि ये काफी चल चुका है, स्टॉक एक रेजिस्टेंस के करीब आ चुका है। हमें लगता है कि 2700 के करीब थोड़ा सा ये वक्त निकाल सकता है, लेकिन जैसे इसकी ओवरऑल पैटर्न बने हैं, हमें लगता है कि ये इसी पैटर्न में ग्रेजुअली काफी स्लोली शायद 2770 या 80 के जो उसके ऑल टाइम हाइस थे उसे ये क्रॉस करेगा और उसके बाद हमें लगता है कि ये 3000 के भी लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि ये 2700 और 2600 के रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। 2700 के ऊपर अगर ये ट्रेड करने की अगर शुरुआत कर देता है तो फिर वापस एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। लेकिन अगर किसी के पास अगर इसकी इन्वेस्टमेंट अगर है या तो अगर डिलीवरी अगर पड़ी है तो बिल्कुल इसे होल्ड करें, क्योंकि हमें लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल आने वाले दिनों में बेस्ड ऑन टेक्निकल्स काफी अच्छा चल सकता है। पॉलीकैब जिस होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट की हम बात कर रहे थे, और साथ ही साथ अगर आप देखें ये पूरा का पूरा सेगमेंट उसमें ये आता हुआ पॉलीकैब। और ज़रा प्लीज़ इसका चार्ट लेके आइएगा एट 2637। बेहद शानदार चार्ट। और टेक्निकली स्पीकिंग ये इसके मतलब जो इसके करियर बेस्ट क्लोज हैं वो आते हैं करीब 2660 से लेकर आप समझ लीजिएगा कि 2710 की रेंज में, उसी के आसपास क्लोज होता है। तो ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी ही है। जैसे हमने कुछ देर पहले बात की थी सेंचुरी प्लाई की, अब देखिए आपका ये भी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। लेट्स ब्रिंग एग्जैक्टली रियल एस्टेट स्पेस पे ही आते हैं। क्या प्राइस परफॉर्मेंस है? आज 408 पे DLF ने रेस्ट लिया, इट वाज अ रेस्ट डे।
लेट्स ब्रिंग गोदरेज प्रॉपर्टीज। इसने क्या किया, गोदरेज प्रॉपर्टीज ने आज 1441 पे रेस्ट लिया, इनफैक्ट ये थोड़ा बहुत बैकफुट पे भी आया। ओबराय रियल्टी को रखिएगा स्क्रीन पे, और ओबराय रियल्टी करीब करीब 1054 पे इसने भी आज रेस्ट लिया। तो पूरा का पूरा जो रियल स्टेट स्पेस था आज रेस्ट मोड में था, बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहा था। क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखें, मतलब जो चार्ट्स वाकई बहुत अच्छे आज क्लोज हो रहे हैं। देखिए, एक तो ट्रेंड है, ट्रेंड आज अपने करियर के हाई पर तो नहीं, देखिए करियर का इसका हाई है 1478, 4% के इजाफे के साथ ये अपने सेकंड बेस्ट क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ मेरे डेरिवेटिव्स की शीट में टॉप स्टॉक, और ये सारा का सारा मूव आया है आखिरी के 20-25 मिनटों में, तो इस बात पे गौर करिएगा। L&T फाइनेंस ये इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, यानी करीब करीब 19 मई के बाद पॉलीकैब का जिक्र हर्षता ने किया, स्ट्रॉन्ग क्लोज। दीपक नाइट्राइट इस दौर के यानी मई के बाद के सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोज पे। SRF एट ऑल टाइम हाई, सिमेंस एट ऑल टाइम हाई, साथ ही साथ टाटा कंज्यूमर ये अपने CY22 के हाईएस्ट लेवल पे जाके बंद होता हुआ, और इनफैक्ट सीमेंट स्पेस में आज 2587 पे ये जो ACC है अपने करियर हाई पे जाके क्लोज होगा। और कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में अगर आप देखें तो GMR इंफ्रा वो भी पोस्ट अप्रैल 2022 हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके क्लोज होता हुआ। डायरेक्टर साहब एक काम कीजिएगा, जरा वो डेरिवेटिव्स का जरा अपडेट लेके आइए, और कॉल्स और पुट्स क्या कह रही हैं, उसके बाद डाउ फ्यूचर्स देखेंगे, और कल एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए इंडिसेस पे वो भी बात करेंगे। पहले ब्रेथ देखते हैं, टुवर्ड्स क्लोजिंग ये ब्रेथ कैसी रही। देखिए, सुबह जब हमने देखा था तो अप्रॉक्सीमेटली 54 शॉर्ट कवर थे, 96 एडवांसेस थे, यानी लॉन्ग्स थे। आगे देखते हैं अब ये रुझान किस तरफ है, कैसे है, और कोई बड़ा उलटफेर हुआ है कि नहीं है। निफ्टी एट 18063, करीब करीब निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर 40848, ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें ये अपडेट। ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स थोड़ी सी आप देखें कमजोर हुई है, तुलना करें अगर आप सुबह के कंपैरिजन में। ट्रेंड में ह्यूज लॉन्ग बिल्डअप, L&T फाइनेंस, दीपक नाइट्राइट, पॉलीकैब, SRF 75 एडवांसेस यानी लॉन्ग्स थे। शॉर्ट कवर हुआ 29 में, जिसमें अदानी इंटरप्राइजेस, अंबुजा सीमेंट्स। दरअसल अदानी इंटरप्राइजेस में सुबह शॉर्टिंग हुई थी, अदानी पोर्ट्स में सुबह शॉर्टिंग हुई थी, लेकिन बाद में रिवर्स क्लोजिंग वो कवर होती नजर आई। अंबुजा सीमेंट्स ये हल्का सा अगर आप देखें आज चल के फिर थोड़ा सा पॉज हुआ, बट स्टिल आज ये शॉर्ट कवरिंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं उस लिस्ट में अपीयर होता हुआ। और फिर जरा आइए आप शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पे हुआ और लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पे हुई उसको देखते हैं। और इस क्रम में शॉर्ट बिल्डअप बजाज फिनसर्व में, इसको छोड़ते हैं, नो नॉट एग्जैक्टली। एस्ट्रल, डॉक्टर लाल पैथलैब, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, HPCL इन काउंटर्स में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ, और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई PNB में, मिड कैप पे PSU बैंकिंग बास्केट में, फर्स्ट IT, IDFC, TVS मोटर्स और NBC जैसे काउंटर्स में आज थोड़ी सी देखें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई। लेकिन एक स्टॉक बस आई थिंक जिसको मैं मार्क करना चाहूँगा चलते चलते, आज सुपर एग्रेसिव मोड में क्लोज हुआ और शानदार मूव रहा इस स्टॉक में, वो था ICICI बैंक और HDFC बैंक। ICICI बैंक का क्लोज आ रहा है 910 के जोन में, 910 के जोन में, यानी अपनी एक करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में गया, और ये इसके करियर का अब तक का हाईएस्ट क्लोज। एक गैप अप मिला था लेकिन ऊपर नहीं टिका। लेकिन आपकी राय श्रीकांत, ICICI बैंक का नया क्लस्टर क्या लग रहा है आपको कि जिसमें जाएगा? और आपको अगर मैं कहूँ कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ICICI बैंक या फिर SBI में से एक पिक करिए, तो आप क्या पिक करेंगे? बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि इस लेवल पे अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बेसिस पे अगर जाना है तो स्टेट बैंक को लॉन्ग करके चले, क्योंकि यहाँ पे अभी भी हमें लगता है कि ये स्टॉक शायद अपने 650 से लेकर 700 के लेवल्स को छू सकता है। और PSU बैंक्स में जो अट्रैक्शन बना है, जो वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी आ रही है और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स हमें डे ऑन डे बेसिस पे दिख रहे हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पे अगर लॉन्ग करना है तो स्टेट बैंक को लॉन्ग करें। ICICI बैंक नो डाउट काफी अच्छा है, यहाँ से भी और चल सकता है। फंडामेंटली 10% की अपसाइड समझ में आ रही है। टेक्निकली हमें लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन के करीब आ चुका है। लेकिन स्टेट बैंक की अगर बात करें तो हमें लगता है कि यहाँ पे 20% की अपसाइड है, और करंट लेवल पे अगर कोई भी करेक्शन आता है तो जो भी सपोर्ट्स है वो काफी नजदीक के हैं। तो स्टेट बैंक को लॉन्ग करके चले और थोड़ा सा एक मीडियम टर्म का व्यू रखें। SBI में दरअसल एक तेजी का ट्रेड क्लियरली लेकर चलने की सलाह, क्योंकि बैंकों की बात हुई है। याद रखिएगा आज अमेरिका में इन्फ्लेशन का डेटा आएगा।
अब इन्फ्लेशन का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इससे फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले जो 20-21 के बीच होने वाली है, और उस डेटा के आने के ठीक पहले आप देखिए हो क्या रहा है। जो प्री मार्केट सेशन है, जो डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है वो करीब 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ, नैस्डैक फ्यूचर्स 38 पॉइंट ऊपर है, और ये फिर अगर ऐसी स्थिति रही तो ये 5वां सेशन होगा तेजी का। लेकिन उनके समय अनुसार 8:30 बजे सुबह में वो डेटा निकल कर आएगा। अब देखते हैं भारतीय हम सुबह में जब लौटेंगे तो भारतीय बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे और ओवरनाइट वहां पर क्या हुआ होगा। यूरोपीय मार्केट इस बीच हल्की सी बढ़त देखने को मिली। जर्मनी के मार्केट में सबसे ज्यादा एक्शन है, करीब 40 पॉइंट का। बाकी फुटसी हो, फ्रांस का बाजार हो, फ्लैट ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ एक्शन हो नहीं रहा है। हाँ, डाउ फ्यूचर्स इशारा जरूर कर रहा है कि वहां पर एक बार फिर तेजी देखने को मिलेगी। लगे हाथ कच्चा तेल भी देख ले क्या, क्योंकि कच्चे तेल में थोड़ा सा उबाल आया था। रशिया ने जो धमकी दी, जो ईरान की डील पर बातचीत फिर से अटक गई है, वहां पर कुछ आगे निकल कर नहीं आ रहा है। तो कच्चा तेल कल स्पाइक करा था तो $95, बहुत ही वॉलेटाइल ट्रेड। श्रीकांत, जब आप मैप करते हैं, क्या कच्चे तेल का भी चार्ट देखते हैं आजकल, ये फिर 95 के ऊपर निकलता हुआ? बिल्कुल। तो ब्रेंट क्रूड के अगर चार्ट को देखें क्लोजली तो मुझे लगता है कि इसका जो करेक्टिव पैटर्न जो कंप्लीट होना चाहिए था वो तकरीबन 85 या $84 के करीब होना चाहिए था, वो हो चुका है। अब हमें लगता है कि वापस इसमें एक रिबाउंड बन सकता है और वापस ये एक शायद 100 से 105 के टेरिटरी के काफी नजदीक भी जा सकता है। बट अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वहां पे हमें लगता है कि एक अच्छा खासा बड़ा डाइवर्जेंस आ चुका है और डॉलर इंडेक्स यहाँ से और भी करेक्ट हो सकता है। और अगर डॉलर इंडेक्स अगर करेक्ट होता है तो इसका मतलब ये भी है कि शायद वहां पे जो इन्फ्लेशन है, वो जो एक्सपेक्टेड लाइंस है या तो जो उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया है, आई थिंक उसी विद इन द बाउंड्री होना चाहिए। और इसी वजह से डॉलर इंडेक्स में भी हमने एक ओवर द पीरियड एक अच्छा खासा वीकनेस दिखा है। तो ब्रॉडली हमें लगता है कि क्रूड में भी यहाँ से डाउनसाइड काफी प्रोटेक्टेड है और हमें नहीं लगता कि $85 के नीचे सस्टेन होगा, बट एक बार $100 के ऊपर जा सकता है। बट यहाँ से डॉलर इंडेक्स जो है वो शायद एक बार 105 से लेकर 103 के लेवल्स दिखा सकता है। 103 के लेवल्स डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं और 85 के नीचे टूटना ब्रेंट के लिए संभव नहीं है। हाँ, 100 की तरफ जा सकता है, ये फिलहाल आपकी तरफ से राय आती हुई। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स जो इस घंटे और अपनी चाल को मजबूत कर रहे हैं। एक तो बजाज फिनसर्व जिसकी हम बात कर रहे थे, वो 4-4.5% ऊपर आ गया है, उस पर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा ब्रिटानिया पर। ब्रिटानिया में जाते जाते गावा साहब अचानक तेजी 37.55 के लेवल्स पहले। अच्छा गावा साहब, मानस आप बताएंगे क्या प्लीज? ब्रिटानिया 37.52-55 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ब्रिटानिया पे व्यू दिया और मेरा समझना ये है कि 3900 तक के भाव आपको ब्रिटानिया पे पोजीशन बेसिस पे देखने को मिल जाएंगे, तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस को ऊपर कर लें, अब 3720 के आसपास के स्टॉप लॉस लगा के अभी भी ब्रिटानिया में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ट्रेड ब्रिटानिया में क्लियरली साफ दिखाई दे रहा है, तो 3754 के लेवल्स मोमेंटम यहीं पर साफ देखने को मिला है। वीरू, क्लियरली एक बहुत ही तगड़ा एक्शन वाला ट्रेड और हर खेमे में आप देखें तो तेजी हुई, अदर देन द स्टॉक्स जो हाल फिलहाल में चले। सीमेंट कंपनियों में हमने देखा थोड़ी सी नरमी आई, लेकिन एक अच्छा सत्र निकला है आज का। जी अच्छा सत्र निकला है और एक बार फिर से जो पिलर्स थे वो थे निफ्टी बैंक के, आईसीआईसीआई बैंक मतलब डिलीवर नहीं कर पाया बाय क्लोजिंग बेसिस, बट एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक, पिलर्स यही बने स्ट्रेंथ के। और लगभग अच्छे दिग्गज ने, जैसे सिमंस का जिक्र मैं कर रहा था और आज एसीसी का जिक्र कर रहा था, अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी के आसपास क्लोज देने का पूरा का पूरा अगर आप देखें आई थिंक दमखम दिखाया। और निफ्टी बैंक आज का एक बार फिर से लीडिंग इंडिकेटर बन के उभरा, ऑलमोस्ट वेंट अप टू द ट्रैजेक्टरी ऑफ 41,000, 41,000 के कॉल राइटर के जोन के पास है। चलिए इस क्लोजिंग को और बारीकी से और बेहतरीन तरीके से कॉल पे समझने के लिए चलते हैं हर्षदा के पास। हर्षदा, ओवर टू यू।
जी हाँ, एक शानदार सत्र 18,088 ये डे हाई था, उसके सामने 18,068 के आसपास हम जाकर टिक रहे हैं। तो सिर्फ 20 पॉइंट की ही दूरी आज की ऊंचाई से 130 अंकों की बढ़त पर दरअसल ये इंडेक्स जाकर टिक रहा है। अप्रैल के बाद हमने देखा है फिर से ये रुझान तेजी की तरफ बना और हम 18,000 के पार निकले। तो इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर्स आपके सामने आएंगे, लेकिन निफ्टी बैंक उससे पहले आपकी स्क्रीन पर 290 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिली है। तो एक मजबूत सेशन यहां पर आज दरअसल मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई दिया है। सिर्फ 36 अंकों की बढ़त वहां पर, क्योंकि ज्यादा खेल निफ्टी बैंक में देखने को मिला। तेजी कहां पर हुई आई डोंट नो, वो सेक्टोरली यहां पर कितना हम एक्शन देख पाएंगे। दिग्गज काउंटर्स में बैंकों में तो तेजी थी ही, ऑटो काउंटर्स आपको बहुत फ्लैट दिखाई देंगे, टेक्नोलॉजी में मामूली सी बढ़त आती हुई दिखाई दी। हाँ, एनबीएफसीज में खासी तेजी देखने को मिली और मेटल्स चला, लेकिन मिड कैप साइड पर केमिकल काउंटर्स, पेपर काउंटर्स, इनमें तेजी देखने को मिली है। एक नेगेटिव सत्र उभर कर आया है डायग्नोस्टिक स्टॉक्स के लिए। फार्मा साइडवेज था, एफएमसीजी कंपनियों में जैसे आपने देखा थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया। मेट्रोपोलिस 1.5% नीचे, डॉक्टर लाल में करीब 2.5% तक की गिरावट देखने को मिली। ये टॉप लूजर्स रहे आज के ट्रेड के और थायरो केयर भी इसमें शामिल है। तेजी वाले ट्रेड्स आपको दिखा देते हैं और हीट मैप लेकर आते हैं, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा आपको क्लियरली एक्शन दिखेगा। आज देखिए स्क्रीन ज्यादातर हरी है, दो ही लाइनें, दो ही लकीरें मंदी वाले ट्रेड्स की या फिर हल्की सी मुनाफा वसूली वाले ट्रेड्स की। बजाज फिनसर्व का स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ 4.5% की तेजी यहां पर, ये बोनस एक्सप्लिट होने के बाद आज फिर रफ्तार में। लेकिन कंजम्पशन थीम चली है। टाटा कंज्यूमर 3% ऊपर, ब्रिटानिया 2.25% ऊपर, टाइटन वहां पर 2700 के आसपास आता हुआ 1.5% तक के गेंस। यहां पर आईटीसी भी 3,333 के आसपास टिकने में कामयाब। एचडीएफसी लाइफ, जहां पर स्टैंडर्ड लाइफ, यहां पर ऑबडीन पीएलसी ने अपना हिस्सा बेचा, करीब 1.3% के आसपास का वो इजाफा देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों में तेजी देखने को मिली है। अदानी पोर्ट के लिए एक मजबूत सत्र, यहां पर B2 में बजाज फाइनेंस ऊपर है और बजाज फिनसर्व में भी तेजी बनती दिखाई दी। एसबीआई लाइफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, ये वो तेजी वाले ट्रेड्स हैं जहां पर खरीदारी देखने को मिली। क्या नहीं चला? HCL टेक महिंद्रा, TCS, ये कुछ आईटी कंपनियां जिनमें दबाव। श्री सीमेंट में कूल ऑफ देखने को मिला है। डीवीज लैब कल स्पाइक था, टिका नहीं, आज मुनाफा वसूली के घेरे में। और कोटक ने आज दरअसल अंडर परफॉर्म किया। अगर कोटक भी चल जाता तो निफ्टी बैंक की चाल भी और मजबूती वाली होती। तो ये इनफैक्ट मार्केट का पूरा एक्शन, जहां पर हम एक बहुत ही मजबूत क्लोज देख रहे हैं। 18,000 के ऊपर का क्लोज इनफैक्ट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मार्केट्स के लिए और उम्मीद यही है यहां से आगे तेजी का सिलसिला और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो 130 अंकों की बढ़त पर इंडेक्स को हम छोड़ जाएंगे और निफ्टी भी करीब 300 पॉइंट की बढ़त पर। वेरी क्विकली एडवांस डिक्लाइन रेशियो, बड़े वाले शेयरों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन नीचे हम देख रहे हैं कि गिरने वाले स्टॉक्स भी थे। ऐसा नहीं है कि एक तरफा तेजी थी, कुछ फाइट रही है बुल्स और बेयर्स के बीच, लेकिन विनिंग साइड क्लियरली बुल्स की ही बनती हुई। चलिए, ये मार्केट की क्लोज है। अब आपके लिए लेकर आते हैं सीधा सौदा का एक्शन। मुकाबला इस हफ्ते आशीष और सुमित के बीच चल रहा है। आशीष ने दरअसल बजाज फिनसर्व ऐड किया था 4.5% ऊपर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उस QIP के चक्कर में स्टॉक में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, डाइल्यूशन हो रहा है, 3.5% की गिरावट। वेदांत, अल्फा जियो, ये तेजी वाले ट्रेड्स थे। अब सुमित के परफॉर्मर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। गुजरात अपोलो 20% का अपर सर्किट, डीबी कॉर्प 20% का अपर सर्किट, डिक्सन टेक 2% ऊपर और स्टोवक्राफ्ट जैसे काउंटर्स में भी हमने देखा नियरली 0.5% तक के गेंस, 0.5% से कुछ कम के गेंस। ये कुछ आउट परफॉर्मर्स सुमित की तरफ से। तो कुल मिलाकर एक जोरदार सत्र और जो एडजस्टेड ट्रेड आ रहा है वो दरअसल आया 18,070 पर क्लोज देखने को मिल रहा है। तो 133 अंकों का इजाफा यहाँ और निफ्टी बैंक भी 40,873 के लेवल्स पर टिकता हुआ। ये है आज की चाल, एक शानदार सत्र वीर। जी हाँ, शानदार सत्र, क्लोज अबव 18,000, डिफ्लेक्शन ऑफ 70 पॉइंट्स एंड निफ्टी बैंक मोर क्लोज टू 41,000। इस जोन का सबसे बड़ा कॉल राइटर। कल है एक्सपायरी -1 डे, दिलचस्प होगा। कम से कम डाउ फ्यूचर्स के संकेत तो यही बता रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मुझे और हर्षदा को दीजिए इजाजत। हर्षदा की मुलाकात होगी आपसे देर में कल मॉर्निंग कॉल में। पहले जल्दी में मैं जुड़ूंगा मुनाफे की तैयारी में। नमस्कार।